हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। आज नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। कौन सा? जनन स्वास्थ्य। हमारा मानव जनन हो गया था। अब ये चैप्टर है ना, थोड़ा छोटा है। छोटा इन द सेंस, मैं आपको पहले तो इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में कई ऐसे बिंदु हैं जो बोर्ड में उठते हैं, या मैं बोलूँगा इस चैप्टर को अगर मैं बांटूं किस पर्पस से, कि भैया इसमें से कितना परसेंट पार्ट इंपॉर्टेंट और कितना परसेंट पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 50% पार्ट जो होएगा, 50% जो होएगा इस चैप्टर का भाग जो होएगा वो इंपॉर्टेंट है, नीट के रेस्पेक्ट में भी और बोर्ड के रेस्पेक्ट में। और 50% पार्ट जो है वो फालतू की थ्योरी है जो हमें याद करनी है। ठीक है, वो सीधी सीधी याद करनी है। देखिए सीधी, तो मैं आपसे बोलूंगा इस चैप्टर में स्टार्टिंग का जो भाग जो होता है, क्या? जनन संबंधी समस्याएं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये जो सारी चीजें जो होंगी, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है, जनन स्वास्थ्य कार्य नीतियां क्या होती हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th क्लास से, कि किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, किस तरीके से कौन सी कार्य नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। वो सारी चीजें हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो आज अगर आपको लेक्चर बोरिंग लगे तो बेटा जी मुझे कसूरवार मत मानिएगा, क्योंकि मेरे को खुद को ये वाला टॉपिक जो होता है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो बोरिंग ना रहे। ट्राई ये करूंगा कि वो सारी चीजें आपको समझ में आए। हाँ, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं नीट में या बोर्ड में। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलें आगे। आइए बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी? सबसे पहले किसकी? चैप्टर है हमारा कौन सा? जनन स्वास्थ्य, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या परिचय, कि भैया जनन स्वास्थ्य का मतलब होता क्या है। तो देखिएगा, जनन स्वास्थ्य का मतलब यह है कि अगर मैंने बोला कि मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं जनन अंगों के आधार पर, यानी मैंने ये बोला कि कोई एक एक्स व्यक्ति है, एक एक्स व्यक्ति है जो मैं बोलूंगा बिल्कुल स्वस्थ है। दिखने में हमें बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा था? स्वस्थ दिखाई दे रहा है, शारीरिक रूप से बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या मैं उसको बोलूंगा कि भाई कि वो शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ दिखाई दे रहा है, क्या बोला मैंने? शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा कि वो जनन रूप से भी स्वस्थ होएगा? आप बोलेंगे नहीं। मैंने बोला, चलो मैंने ये बोला एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, चलो ठीक है। मैंने बोला उसके जनन अंग जो है, जनन अंग जो है वो भी विकसित है, वो भी विकसित है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके जनन अंगों में भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी मैं बोलूंगा कि वो जनन स्वास्थ्य, तभी भी मैं ये बोलूंगा कि वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है या नहीं है। तो आप बोलेंगे, ध्यान से सुनना, क्या कि सिर्फ इस आधार पर बोलना कि शारीरिक रूप से अगर ओके है व्यक्ति, क्या वो स्वस्थ व्यक्ति है? नहीं। सिर्फ हमने जनन अंगों का परिपक्वन देख लिया, इस आधार पर बोल दिया कि वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है? नहीं। हम कई सारे पहलुओं को देखते हैं। कितने सारे पहलुओं को देखते हैं। अब ये किसने बताया? ध्यान से सुनना बेटा जी। हमारी एक संगठन है जिसका नाम है क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या नाम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? WHO। शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या बोला बेटा जी? WHO। ठीक है, वो बोलते हैं कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। WHO के अनुसार एक व्यक्ति जननीय रूप से स्वस्थ कब कहलाएगा? जब, ध्यान से सुनना, जब वो शारीरिक रूप से, ध्यान से सुनना बेटा जी, जब वो शारीरिक रूप से
भावनात्मक रूप से, याद रखना, व्यवहारात्मक रूप से, यानी उसका व्यवहार अच्छा है या नहीं है। ठीक है, व्यवहारात्मक रूप से, और एक और बिंदु रह गया क्या, भावनात्मक, शारीरिक और व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से। क्या बोला मैंने, देखिए WHO एक संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, अब ये संगठन जो है, ध्यान से सुनना, इसके अनुसार जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, मैंने बोला एक पर्सन, एक व्यक्ति हेल्दी है रिप्रोडक्टिवली, मैं कैसे बोलूंगा, क्या वो जनन रूप से स्वस्थ है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मैं कैसे ये सुनिश्चित करूंगा कि वो जनन रूप से स्वस्थ है, कैसे डिसाइड करूंगा, जब मैं देखूंगा क्या कि वो शारीरिक रूप से ठीक है, वो भावनात्मक रूप से ठीक है, उसका व्यवहार जो है वो भी ठीक है, और वो सामाजिक है। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई भी परेशानी आती है, इनमें से कोई भी दिक्कत आती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो मैं बोलूंगा कि वो हेल्दी यानी वो स्वस्थ नहीं है। क्या करने के लिए, जनन करने के लिए। समझ में आ गया। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति के जनन अंग विकसित हैं तो हम बोलेंगे कि वो स्वस्थ व्यक्ति है जनन करने के लिए। नहीं, जनन करने के लिए हम उसी व्यक्ति को स्वस्थ बोलेंगे जो इन चारों पहलुओं को दर्शाएगा अपने अंदर, तभी हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति जनन रूप से क्या होएगा, स्वस्थ होएगा। मैंने एक बोला एक व्यक्ति स्वस्थ है जनन करने के लिए, ये मैं उसको कब बोलूंगा, जब उसके जनन अंग विकसित होंगे तभी बोलूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा एक व्यक्ति स्वस्थ है जनन करने के लिए, मैं तब ही बोल सकता हूं जब वो शारीरिक रूप से भी क्या हो, तगड़ा हो, विकसित हो, वो भावनात्मक रूप से भी क्या हो, इमोशनली भी क्या हो, स्ट्रांग हो, वो उसका व्यवहार जो है वो खराब ना हो। जैसे होते हैं ना, कई लोग होते हैं, कई मेल्स होते हैं, कई नर होते हैं जिनके अंदर ईगो बहुत होता है, जो अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ठीक है, यानी उनका व्यवहार जो है वो खराब है। ठीक है, अब क्या सामाजिक रूप से क्या है, सही होने चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो इन सारे पहलुओं को तो दर्शा रहे लेकिन घुलते मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, बस अंदर ही अंदर अपने ही तक चीजों को सीमित रखते हैं, यानी वो सामाजिक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनका व्यवहार सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से बहुत कम विकसित है या थोड़ी सी बात होते ही रोने धोने लग जाते हैं, या मैं बोलूंगा जो शारीरिक रूप से भी सही नहीं है, अगर इन चारों पहलुओं में से कोई सा भी पहलू उनमें विकसित नहीं है तो मैं बोलूंगा वो व्यक्ति हेल्दी नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन यानी जनन। यानी जनन स्वास्थ्य के अनुसार, या जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या था, WHO ये बोल रही है कि एक जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कब कहलाएगा, जब वो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से क्या होएगा, स्वस्थ होएगा, तभी हम बोलेंगे जननिक रूप से वो व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है। ये था बेटा, ये हमने सिर्फ अभी तक ये बिंदु पढ़ा है। ठीक है, अब आगे ये हमने सिंपल सा परिचय देखा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है यहां पर आपके बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, WHO के अनुसार, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनेगा WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। जनन स्वास्थ्य के अनुसार, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो जल्दी से लिखिए बेटा, मैं बोल रहा हूं। आप लोग बोलते हैं ना कि आप सर बोलते नहीं है, डेफिनेशन नहीं लिखवाते, मैं बोल रहा हूं, जरा जल्दी से लिखिए। लिखिए, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार, लिखिएगा फटाफट कॉपी में लिखिए, WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं, WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित
जनन के WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, एक संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए। ये थी डेफिनेशन किसकी बेटा जी? आपके जनन स्वास्थ्य की। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा जी, इसको लिख लीजिएगा। नहीं तो ये सारी डेफिनेशन आपके नोट्स में भी मिल जाएंगी, उससे भी आप कॉपी कर सकते हैं। चले बच्चे आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम बिंदु पढ़ने वाले हैं। यहां पर सीधी सीधी बात है कि भैया जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं हैं और जो समस्याएं हैं उनका कैसे निपटारा कर रहे हैं, यानी हमारे पास कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी हमारे पास कार्य नीति है जिनसे हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे? समस्या, फिर पढ़ेंगे क्या? कार्य नीति। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या देखते हैं। ये हेडिंग का मीनिंग समझ में आया बेटा? हेडिंग का मीनिंग था कि भैया जनन स्वास्थ्य जो है उससे कौन कौन सी समस्याएं हमें आजकल देखने को मिल रही है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी कार्य नीति है जिनसे हम उन समस्याओं को दूर कर सके। तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो समस्या पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे कौन सी कार्य नीति है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? समस्या। हाँ जी भैया, सबसे पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों की क्या है? आप बोलेंगे सर जनसंख्या बढ़ोतरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, जनसंख्या विस्फोट भी बोलते हैं इसको। अब आप मुझे बताएं क्या मतलब है जनसंख्या विस्फोट का? आप में से एक बच्चा बोलेगा सर जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है थोड़े से मनुष्यों को खड़ा कर दिया एक रूम में और यहां पर एक, जैसे ये रूम है, यहां पर हमने जनसंख्या बढ़ा दी यहां पर लोगों की और उनके बीच में वैसी दिवाली आने वाली सूतली बम लगा दिया और विस्फोट हो गया। ये होता है सर जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या को उड़ा दो। ऐसा ये होता है क्या? नहीं, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है क्या कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव की जनसंख्या एकदम से क्या होती गई है? बढ़ गई है। एकदम से क्या हो गई है? अचानक से क्या हो गई है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम ही नहीं हो रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है किसकी भैया? इंडिया में तो वैसे ही बहुत भयंकर समस्या होती जा रही है। कौन सी? जनसंख्या बढ़ोतरी। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो अब लोग कहां रहेंगे? तो रोड पे रहेंगे, फुटपाथ पे रहेंगे, खाना खाने के लिए है नहीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ोतरी सबसे बड़ी समस्या है। किस चीज की बेटा जी? याद रखना, हमारे भारतवर्ष की। अब जरा सोचिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी, सोच समझ के मुझे बताना, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और रोजगार कम होता जा रहा है। क्या बोला मैंने? पॉपुलेशन, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और रोजगार जो था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नौकरियां तो सीमित है। भैया नौकरियां कितनी बढ़ा दे? हद होती है ना एक नौकरियां बढ़ाने की भी ना। ठीक है, कितनी बढ़ा दे? सरकार बढ़ा रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ा सकती ना कि सभी को रोजगार मिल जाए, एक एक को रोजगार मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो भैया इंडिया तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो कहने वाली बात जो है वो ये कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है भारत की, कि रोजगार इतना नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से कौन बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं। अब रोजगार अगर घटते जाएंगे तो क्या लोग ये करेंगे या नहीं करेंगे? क्या करेंगे? रुकिए, क्या करेंगे? अपराध करेंगे या नहीं करेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, क्या सिंपल सी मैंने कहानी बोली, सिंपल सी, क्या मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या अगर बढ़ती जा रही है, साधन जो है खाने के नहीं है, रोजगार नहीं है, जब ये नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ेंगे। ठीक है, और अपराध
ऐसे तो बढ़ ही रहे हैं क्या, चोरी चकारी तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ अपराधी वही अपराध कर रहे हैं जो क्या है, जरा सोचिए, एजुकेटेड नहीं है, जिनको साक्षरता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं खाने पीने के लिए है नहीं, तो बच्चों को शिक्षा कैसे दें? जब शिक्षा नहीं देंगे, जानकारी नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी भी नहीं होगी, किसकी, यौन संबंध की या जनन संबंधी शिक्षा नहीं होगी। जब शिक्षा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिमाग में भ्रांतियां पैदा होंगी, किससे संबंधित, यौन से संबंधित, सेक्स एजुकेशन से संबंधित। जब ये भ्रांतियां पैदा होंगी, दिमाग में ऊट पटांग विचार आएंगे, तो कहीं ना कहीं अपराध करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, आपको पता होना चाहिए, हुआ था ना, उससे पहले भी हुआ था, दिल्ली में हुआ था और बहुत फेमस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था ना। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ये अपराध वही करते हैं या तो दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ गलत अवधारणाएं भरी गई हैं, लोगों ने या आस पड़ोस ने, गली मोहल्ले में दोस्तों ने कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें उनको समझाई है। ठीक है, जनन से संबंधित शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिली है, जनन अंगों के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से गलत जानकारी होने से दिमागी संतुलन जो है ऐसे लोगों का बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो ऐसे क्राइम करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं। ये वही लोग करते हैं जिनके पास साक्षरता नहीं होती है, जिनके पास शिक्षा नहीं होती है। एक शिक्षित व्यक्ति मेरे ख्याल से कभी इस तरीके का क्राइम नहीं करेगा। करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं, शिक्षित लोग भी करते हैं, लेकिन वे ज्यादा हैं ये अपराध करने वाले जिनके अंदर शिक्षा का स्तर क्या है, कम है। बात ये थी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या था, तीनों बिंदु एक साथ जुड़े हुए हैं क्या, कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो शिक्षा की दर कम हो रही है, शिक्षा की दर कम हो रही है तो यौन संबंधी अपराध जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बताइए, इस सिंपल से 3 समस्याएं आपको समझ में आई है या नहीं है? क्लियर था ना? चलें आगे, चलिए आगे क्या समस्या है। अब जब शिक्षा का स्तर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है, यौन या मैं बोलूंगा लैंगिक अंगों की जानकारी नहीं। जैसे हम लोगों ने तो देखिए पूरा 12th क्लास का चैप्टर पढ़ा, कौन सा, मानव जनन। मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी थी, याद आ रही है क्या? आपको याद है मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी थी? क्या जानकारी दी थी? सोचिए, मैंने आपको बताया था मादा में, एक फीमेल में जो योनि भाग होता है उस पर एक पतली सी झिल्ली मिलती है। बताया था या नहीं बताया था? बताया था, योनि छद बोला था। और यह भी बताया था कि ये जो योनि छद जो होता है, जिसको हम हाइमन बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई भी शारीरिक कार्य करने से क्या हो सकती है, टूट सकती है। घोड़सवारी से टूट सकती है, साइकिलिंग से टूट सकती है, किसी भी कार्य करने से, फिजिकल वर्क करने से ये टूट सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, फट सकती है। लेकिन 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 मैंने आपको यह भी बताया था कि कहीं ना कहीं नर मर्द कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में ये चीज फिट कर दी गई है, क्या, कि वो औरत जिसमें योनि छद पहले से टूट गई है, यानी उसने पहले किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित किया है, ये गलत है। अब जरा सोचिए, अगर ये आपको नहीं पता होता, स्पेशली किसको बोल रहा हूं मैं, ये बात उन लड़कों को बोल रहा हूं जो आगे जाकर जब बड़े हो जाएंगे, जिनके दिमाग में ये चीज फिर से भरी जाएगी। मेरी इन बातों को याद रखना बेटा जी, स्पेशली बॉयज, क्या, कि हाइमन योनि छद जो होती है वो जरूरी नहीं है क्या कि यौन संबंध स्थापित करने से ही टूट जाए। वो हो सकता है किसी फीमेल में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो जरा सोचिए, अगर मैं ये एजुकेशन आपको नहीं देता और अगर आपके दिमाग में आस पड़ोस कई ऐसे दोस्त होते हैं जो गलत चीजों का, हम बोलेंगे, संचार कर देते हैं इंफॉर्मेशन का हमारे दिमाग में, ठीक है, ऐसे दोस्तों से बचना जो इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, याद रखना बॉयज, याद रखना लड़कों, याद रखिएगा इस चीज को, क्या, योनि छद पहले कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने से टूट सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मादा ने, उस फीमेल ने कोई लैंगिक या मैं बोलूंगा यौन संबंध स्थापित किया किसी नर के साथ।
समझ में आ गया? इस चीज को सरासर गलत है ये, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कल, याद करिए, और ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में ही है, याद करिए, बताया था ना। चलिए, तो यौन संचारित रोगों के बारे में नहीं पता लगेगा। अब जरा सोचिए, कोई अनपढ़ है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको साक्षरता, जिसने कभी भी पढ़ाई नहीं करी, क्या उसको पता है एड्स कैसे फैलता है? पता है क्या उसको? नहीं पता है उसको एड्स कैसे फैलता है, आज तक नहीं पढ़ा, आज तक कुछ जानकारी नहीं है, उसको पता है एड्स कैसे फैलता है? नहीं पता। अब जरा सोचिए, उसको नहीं पता है एड्स कैसे फैलता है, और अगर उसने यौन संबंध स्थापित कर लिया बिना किसी मैं बोलूंगा ऐसी युक्तियों के जो एड्स से बचाती हैं, या मैं बोलूंगा उसने कहीं ना कहीं निडल यूज में ले लिए, सुई यूज में ले लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जिसने यूज में ली थी पहले, जरा सोचिए चांसेस है ना किस चीज के बढ़ने के, एड्स के। आप मुझे बताएं, आप छोटी सी बात मुझे बताओ, सिंपल सी एक मुझे बात बताओ, स्पेशली बॉयज, लड़कों, जरा जल्दी से मुझे बताओ, अगर हम शेविंग करते हैं, शेव करते हैं ना, आप मुझे बताओ शेव जब करते हैं या बाल जब हम कटवाने जाते हैं, तो नाई जो होता है, जो उस्तरा उसके पास होता है, क्या उसमें वो ब्लेड बदलता है, या उसी ब्लेड से जो पहले उसने किसी व्यक्ति को लगाई है उसी से ही कर देता है हमारी? नहीं करता। और अगर करता भी है तो हम बदलवा लेते हैं। क्यों बदलवाते हैं जरा सोचिए। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और वो जो ब्लेड जो थी उससे अगर कट लग गया और खून संपर्क में आ गया उस ब्लेड के, और उसी ब्लेड को आपने यूज में ले लिया और आपके भी कट लग गया, तो वो खून जो उस पर लगा हुआ था वो आपके अंदर संपर्क में अगर आ गया तो आपके अंदर विषाणु चला जाएगा। कौन सा? HIV। ये हम सभी को पता है, ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर हम ये नहीं पढ़ते तो क्या हमें इसकी जानकारी मिलती? नहीं मिलती। और ये कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है। हमें यह भी पता है, देखिए ये बाद में भी आएगा क्या, कि भैया एड्स जो रोग जो होता है ये हम बोलेंगे यौन संबंध स्थापित करने से भी होता है, ठीक है। तो अगर कोई इस युक्ति का उपयोग ना करता, किसका? निरोध, जिसको हम कंडोम बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिसको इसके बारे में नहीं पता, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करता, तो चांसेस है किसके? एड्स होने के। तो कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति हमारे पास क्या होनी चाहिए ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए? क्या? सिर्फ एक, क्या? साक्षरता की दर को क्या कर दो? बढ़ा दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा कि ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, क्या? पढ़ाओ, ठीक है। जैसे आजकल आपने एक स्लोगन तो सुना ही होगा जो हमारी सरकार ने चला रखा है, क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना? ऐसा कुछ है ना, स्लोगन है ना। तो जरा सोच समझ के मुझे बताओ, बेटी भी पढ़ाओ, बेटे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो, ठीक है। जो नहीं है, जिनके माता पिता भी साक्षर नहीं है, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अपने माता पिता को भी जानकारी दो। यानी जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं सारे के सारे साक्षर होने चाहिए। जिस दिन ये हो गया या जिस समय ये हो गया, इस पृथ्वी पर समस्याएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। क्योंकि सिर्फ एक ही कुंजी है किस चीज की? सारी समस्याओं की, और वो क्या है? साक्षरता शिक्षा, जो आप अभी ग्रहण कर रहे हैं। कोशिश मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से, एक छोटी सी मामूली सी छोटी सी कोशिश कर रहा हूं वो देने की, ठीक है। एक मैं बोलूंगा पॉइंट परसेंट में मेरा एक छोटा सा योगदान है किस चीज का? उस शिक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का, ठीक है। चलें आगे। चलिए, तो बेटा जी हमारा तीसरा जो बिंदु था, तीसरी जो समस्या थी वो क्या थी भैया? यौन संचारित रोग हैं। ये कब होंगे? सीधी सी बात है, जिसको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से फैलते हैं, कौन से यौन संचारित रोग, जैसे एड्स होता है, हेपेटाइटिस होता है, गोनोरिया होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वो रोग होते हैं जो यौन संबंध स्थापित करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब जिसको नहीं पता था, डेफिनेटली वो वहां पर क्या होंगे? फैलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो, सबसे बड़ा मुद्दा, हालांकि पहले ये हुआ करता था लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये प्रथा है। देखिएगा, आपके कहीं ना कहीं आसपास, आस पड़ोस गांव में या शहर में कहीं ये प्रथा है या नहीं है? होगी, अभी भी है, भारत में है, कई जगह है, कई राज्यों में है। ये क्या? बाल विवाह। अब जरा सोचिए, बाल विवाह करा दिया,
बच्चों का विवाह करा दिया, उनके लैंगिक अंग जो है वो विकसित नहीं हुए, उससे पहले उनका क्या करा दिया, विवाह करा दिया। अब उनको नॉलेज नहीं है, उनको मैं बोलूँगा क्या, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किसके बारे में, यौन संबंधों के बारे में, ठीक है, उनको आइडिया नहीं है जनन अंगों के बारे में, उनको आइडिया नहीं है किस तरीके से स्वच्छ यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं। कहीं ना कहीं रोग होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। कहीं ना कहीं एक बच्ची छोटी है या एक लड़का छोटा है, ठीक है, आपने बाल विवाह कर दिया, जनन अंग अभी विकसित नहीं हुए हैं, जरा सोच समझ के मुझे बताए, क्या वो छोटी बच्ची गर्भ धारण कर पाएगी? उसका गर्भाशय भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, क्या वो गर्भ धारण कर पाएगी? उसके अंदर निषेचन तो हो गया, मान लेते हैं वो लड़की जो है 14 से 15 वर्ष की है, निषेचन हो गया। जरा सोचिए, छोटी सी बच्ची है, वो निषेचन हो गया, लेकिन गर्भाशय जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। क्या वो खतरनाक हो सकता है या नहीं हो सकता, उस बच्ची के लिए भी और उसके अंदर गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए भी? हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो सरासर क्या है, गलत, मैं बोलूंगा बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी? बाल विवाह, जो आज की डेट में हमारे इंडिया में तो कई राज्यों में हो रहा है, ठीक है। हालांकि मैं ये बोलूंगा कई राज्यों में क्या कानून बनाए गए हैं कि ये बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और जो जो पकड़ा जाता है उसको तो भैया कड़ी सजा मिलती है, ठीक है। तो कुल मिला के बाल विवाह नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए, बाल विवाह रोकने के लिए कहीं ना कहीं स्लोगन आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं जरा सोचिए, कहीं ना कहीं आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि क्या विवाह योग्य उम्र कितनी होनी चाहिए, एक लड़के और एक लड़के की कितनी उम्र होनी चाहिए। भैया एक लड़के और एक लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 का, या 18 की लड़की और 21 का लड़का। पता है ना ये आप सभी को क्या, कि विवाह योग्य आयु कितनी होनी चाहिए एक लड़की और एक लड़के की? 18 की लड़की और 21 का लड़का होना चाहिए। ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है, ये हमारा देश का कानून जो है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में ये और बदल जाएगा। लड़की की आयु थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और लड़के की आयु भी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो कुल मिला के बात जो आ रही है, ये बाल विवाह जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। और लास्ट जो है क्या, यौन शोषण, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ ही जाता होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा समाज जो रूढ़िवादी है, ऐसा समाज जहां पर पुरुषों को यानी नर को ज्यादा महत्व दिया जाता है और मादा को महत्व कम दिया जाता है, वहां पर यौन शोषण जो है क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल से ये 5 समस्या मैंने आपको बताई है। अब इन समस्याओं की जो कार्यनीति है उसमें सबसे पहली कार्यनीति है क्या, परिवार नियोजन। बेटा जी इससे क्वेश्चन बनता है आपके, इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। और क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना, क्या कि भैया जितनी भी समस्या थी, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को, यानी उन सारी जनन संबंधी समस्याओं को, ध्यान से सुनना, क्या, जनन संबंधी समस्याएं जो हैं, उन सारी जनन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार, ध्यान से सुनना, भारत सरकार विश्व में सर्वप्रथम, यानी आपको यह बात सुनकर गर्व होना चाहिए, क्या, भारत सरकार जो है वो पहली सरकार है, या मैं बोलूंगा भारत सरकार नहीं, सॉरी, भारत राष्ट्र जो है, सरकार बोल दिया, भारत राष्ट्र जो है, ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम ऐसा राष्ट्र था जिसने इन समस्याओं के लिए 1951 में सर्वप्रथम एक योजना का विकास किया, जिसको हमने नाम दिया क्या, परिवार नियोजन। यानी भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने इस पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले ये जो समस्या थी, कौन सी, जनन स्वास्थ्य की जो समस्या है, इसको लक्ष्य बनाकर इसको दूर करने के लिए सबसे पहले योजना लेकर आया था। कौन? भारत, इंडिया। कौन सी योजना? परिवार नियोजन।
तो ये चीज याद रखना, नीट में क्वेश्चन बनता है इस चीज का क्या, कि भैया परिवार नियोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग, ये जो योजना जो है, ये कब आई थी, याद रखना भूलना बंद, 1951 में आई थी बेटा जी। कौन सी, परिवार नियोजन। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कौन लेकर आया था पूरे विश्व में, ध्यान से सुनना, पूरे विश्व में जनन संबंधी जो अभी हमने समस्याएं देखी हैं, इनको दूर करने के लिए एक लक्ष्य बनाया। सबसे पहले कौन से राष्ट्र ने बनाया, इंडिया ने बनाया, भारत ने बनाया, और सबसे पहले कार्यनीतियों को, नियोजन को, ठीक है, लेकर आया था कौन बेटा जी, हमारा इंडिया। भूलना मत इस चीज को। ठीक है, अब ये जो परिवार नियोजन जो था, ध्यान से सुनना, ये जो परिवार नियोजन था, इसमें कई सारी चीजों को बताया कि परिवार नियोजन में एक परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, जनन संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जाना चाहिए, बच्चे की स्वास्थ्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, माता के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आहार होना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या, वो सारी चीजें परिवार नियोजन में आती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा था, इस परिवार नियोजन में और चीजें ऐड होती जा रही थी, और चीजें आती जा रही थी। ठीक है, अब ये जो परिवार नियोजन जो 1951 में आया था, इस परिवार नियोजन को बाद में नाम बदल दिया हमने, और क्या बोल दिया, परिवार कल्याण योजना। याद रखना, क्या नाम दिया, परिवार कल्याण योजना। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली वेलफेयर। याद रखना, क्या बोलते हैं, फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो पहले क्या आई थी, फैमिली प्लानिंग, एक योजना आई थी 1951 में, फिर इसको नाम पलट कर या नाम बदल कर क्या दे दिया गया, परिवार कल्याण योजना। जैसे 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 वर्ष आगे बढ़ते जा रहे थे, नई नई कार्य नीतियों को ऐड कर दिया, किसमें, सम्मिलित कर दिया, किसमें, परिवार नियोजन में। ठीक है, और इस परिवार नियोजन का नाम बदल कर क्या रख दिया, परिवार कल्याण। ठीक है, अब जब परिवार कल्याण बदल दिया, और समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस योजना में और कई सारी चीजों को सम्मिलित किया गया, और आखिरी में इस परिवार कल्याण योजना को बदल कर एक और नाम दिया गया, और वो नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां जगह खाली है। किसको बदला, जरा जल्दी से मुझे बताएं, किसको, परिवार कल्याण योजना को परिवार कल्याण योजना जो थी, ठीक है, इसको बदलकर क्या नाम रखा गया, तो नाम जरा ध्यान से सुनना, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। याद रखना, क्या नाम दिया गया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, समझना बेटा जी। क्या मैंने यहां पर कार्यनीति बताने की कोशिश करी कि जो समस्याएं थी, जो जनन संबंधी समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए सबसे पहले कौन सा राष्ट्र आगे आया, आप बोलेंगे सर भारत आगे आया। उसने सबसे पहले एक योजना का या एक नियोजन का या एक योजना का क्या लेकर आया, मतलब एक योजना को लेकर आए थे, कौन सी, परिवार नियोजन योजना को 1951 में एक लक्ष्य बनाकर कि इन समस्याओं को दूर करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे इस योजना में परिवर्तन आए, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, परिवार कल्याण योजना। फिर और परिवर्तन आए, परिवार कल्याण योजना जो है इसको बदलकर अब हम क्या बोलते हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचिए, इस पूरी लाइन का मतलब जरा सोचिए, यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जनन के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हम बच्चा, बाल स्वास्थ्य का मतलब वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो कैसे स्वस्थ रहेगा उसकी जानकारी देंगे, और साथ साथ उसकी माता जो है जिसने प्रसव कर दिया है, यानी प्रसव के बाद में जब बच्चा पैदा गया उसके स्वास्थ्य के बारे में तो जानकारी देंगे ही देंगे, उसकी माता जो है वो भी क्या रहे, स्वस्थ रहे, उसकी भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, जनन जो है वो तरीके से हो, यानी साफ और स्पष्ट तरीके से क्या हो बेटा जी, जननिक कोई रोग उत्पन्न ना हो, यानी सब कुछ साफ सुथरा हो, इस तरीके से एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था RCH
जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से एक प्रोग्राम चला गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मैनेजमेंट नहीं, प्रोग्राम चलाया गया था, प्रोग्राम था बेटा जी ये। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, अब इस कार्यक्रम में क्या था कि बच्चा भी स्वस्थ रहे, माता भी स्वस्थ रहे, उनका आहार कैसा हो, उनको पोषण कैसे दिया जाए, जन्म से पहले उसकी माता को कैसे किस तरीके से पोषण देना है, कौन सा टीकाकरण करना है, बच्चा जब पैदा हो जाएगा उसके बाद कितने महीने में कौन सा टीका लगेगा, ये सारी की सारी जानकारियां जो होती है वो इस कार्यक्रम में दी जा रही हैं किसको, लोगों को, ताकि जनन संबंधी क्या रहे, वो स्वस्थ रहे, ताकि कोई बीमारी ना हो, ताकि साक्षरता भी बनी रहे, ताकि कोई अपराध ना हो, ताकि कोई यौन शोषण ना हो, लड़के और लड़की में कोई भेदभाव ना हो, ये सारी चीजें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी भैया, परिवार नियोजन। दूसरा, अभी इसी परिवार नियोजन को हमने किस में बदला था, परिवार कल्याण में, और परिवार कल्याण को इस योजना में बदला, इस कार्यक्रम में बदला। अब इस कार्यक्रम में यह भी प्रदान किया जा रहा है जो मैंने आपको बता दिया, क्या, जनन संबंधी जानकारी प्रदान करना। सीधी सी बात है, जनन संबंधी क्या प्रदान करेंगे, जानकारी प्रदान करेंगे। यौन शिक्षा को देना, यानी यौन संबंधित शिक्षा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्कूल में भी, क्या स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाना चाहिए, किसको, यौन शिक्षा को, और बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। आपके 12th क्लास में 3rd चैप्टर जो है वो क्या था, मानव जनन था, जहां पर हमने यौन शिक्षा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, विवाह योग्य आयु को तय करना, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, विवाह योग्य आयु जो है उसको तय करना, ताकि यौन संबंधी बीमारियां ना फैलें। ठीक है, और आखिरी जो बिंदु है वो है एमनियोसेंटेसिस पर रोग। अब एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक होती है जो शायद मैंने आपको हल्की फुल्की अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताइए तो हिंट दे रहा हूं, क्या, जो बच्चा जो गर्भ में है उसके चारों तरफ एक तरल मिलता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक तरल। उस एमनियोटिक तरल को निकालते हैं और निकालकर उसका जब निरीक्षण करते हैं तो उस निरीक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है, ये हम पता लगा सकते हैं, यानी लिंग का हम पता लगा सकते हैं जन्म से पहले। जरा सोचिए, वो लोग जो रूढ़िवादी हैं, वो लोग जो नर को, यानी हम बोलेंगे मेल डोमिनेंट है, नर प्रभावी है, यानी पुरुषों को ज्यादा महत्व देते हैं, अगर उनके परिवार में जन्म से पहले अगर ये पता लग गया कि वो औरत जिसने गर्भ धारण कर रखा है उसके गर्भ में अगर लड़की पल रही है, तो जरा सोचिए वो क्या करेंगे, क्या वो कन्या भ्रूण हत्या करेंगे या नहीं करेंगे, अगर पता लग जाए। और पता कौन सी तकनीक से लगेगा, एमनियोसेंटेसिस से। तो जरा सोचिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें इस एमनियोसेंटेसिस पर क्या लगाई जानी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए, ताकि लिंग का पता ना लगाया जा सके। ठीक है, जो बहुत गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, चलिए बेटा जी, ये थे क्या बेटा जी हमारी वो कार्यनीतियां। अब हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंदर, हम बात करेंगे किसकी, जनसंख्या विस्फोट की। तो मेरे ख्याल से जनसंख्या विस्फोट का मतलब आपको समझ में आता है क्या, अचानक से, या मैं बोलूंगा तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ जाना, क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। लेकिन ये पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं वो जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु कि भैया जनसंख्या होती क्या है। आपसे कोई पूछेगा जनसंख्या का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर लोगों का समूह, क्या कहलाएगा, जनसंख्या, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जनसंख्या, जैसे हमने बोला मानव जनसंख्या, मानव जनसंख्या का मतलब क्या था, सिर्फ मनुष्यों की जनसंख्या या उसके अंदर और भी जातियों को सम्मिलित किया जाएगा। तो याद रखना जनसंख्या का मतलब ही क्या होता है, एक जाति की संख्या। सिंपल वर्ड याद रखना, क्या, एक जाति की संख्या इस पृथ्वी पर जो मिल रही है, जैसे मनुष्य जाति की संख्या इस पृथ्वी पर मिलेगी, वो क्या कहलाएगी, मनुष्यों की जनसंख्या।
हमने बोला डॉग की जनसंख्या, कुत्तों की जनसंख्या का मतलब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कुत्तों की संख्या इस पृथ्वी पर जितनी मिल रही है वो क्या कहलाएगी, कुत्तों की जनसंख्या। यानी जनसंख्या वर्ड जो है, शब्द जो है, वो एक जाति से मतलब रखती है, यानी एक जाति के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो इतना तो मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। क्या पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, क्या जैसे हमने बोला ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव जनसंख्या, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं उन सब की संख्या क्या कहलाएगी, मानव जनसंख्या। ये तो मीनिंग समझ में आ गया। जनसंख्या का मतलब आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया जनसंख्या का अध्ययन, या मैं बोलूंगा मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बेटा जी याद रखना, बिंदु दर बिंदु लिखते जाइएगा। ठीक है, जनसंख्या का मीनिंग आपने बता दिया, एक जाति की इस पृथ्वी पर मिलने वाली संपूर्ण संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मानव जनसंख्या जो है उसका अगर अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो स्टार बनाकर कहीं लिख लीजिएगा, क्या, डेमोग्राफी। वर्ड याद रखना बच्चों, क्या, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसका अध्ययन, मानव की जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा। पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना, ये जो मानव की जनसंख्या का अध्ययन जो किया था वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम किया था। तो याद रखना, सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम याद रखना, सर्वप्रथम माल्थस ने, वैज्ञानिक का नाम याद रखना, सर्वप्रथम माल्थस ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था। याद रखिएगा बेटा जी ये, ठीक है, भूलना नहीं। क्या कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन सा था जिसने मनुष्यों की जनसंख्या का अध्ययन किया था, याद रखना कौन सा था बेटा जी, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, माल्थस। ठीक है, अब आप मुझे बताएं क्या ये जो मैंने अभी तक बताया है, क्या सिंपल सी बात समझ में आई। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट, लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया जनसंख्या क्या होती है। हमें पता लग गया भैया जनसंख्या मतलब एक जाति की, जीवों की संख्या, इस पृथ्वी पर जितनी संख्या मिलेगी वो उस जाति की संख्या क्या कहलाएगी भैया, याद रखना उसकी जनसंख्या। ये मीनिंग समझ में आ गया। जैसे मानव की जनसंख्या यानी सारे के सारे मनुष्य जो इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। मानव की जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। फिर मैंने ये बताया आपको, आपसे कोई पूछे डेमोग्राफी क्या होता है तो सीधा बोलेंगे क्या, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट बिंदु आपसे पूछा जाएगा उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने सबसे पहले मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था, या उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने सर्वप्रथम डेमोग्राफी की थी, किसकी, मानव जनसंख्या की। अब डेमोग्राफी का मतलब अध्ययन किया था किसका, मानव जनसंख्या का, वो कौन था, माल्थस था। बताएं क्या ये सिंपल से बिंदु आपको समझ में आ गए हैं। याद रखना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है क्या, जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या 16 जुलाई या 11 जुलाई। जिन्होंने 16 जुलाई लिखा है मैंने उनको बोला है वेरी गुड, लेकिन याद रखना 16 जुलाई नहीं होता है, क्या होता है, 11 जुलाई होता है। याद रखना बेटा जी, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 16 जुलाई को नहीं मनाया जाता। जिनको 16 जुलाई जिन्होंने लिखा है मैंने उनको गलती से वेरी गुड बोल दिया, जिन्होंने 11 जुलाई लिखा था मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन मैं जल्दी में मैं ही भूल गया। याद रखना क्या, 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना विश्व जनसंख्या दिवस 16 जुलाई को नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटा जी इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट जो था वो हमारा क्या था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 16 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 जुलाई। ठीक है, 3 बिंदु बता दिए, मानव जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी, सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था, माल्थस ने किया था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये सिंपल से 3 बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं।
ठीक है, याद रखना बेटा, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है? कल भी मैंने आपको बताया था, क्या मनुष्यों को एक रूम में खड़ा कर दिया, सूतली बम लगा दिया और बम फट गया और विस्फोट हो गया जनसंख्या का। क्या ये जनसंख्या विस्फोट है? नहीं, ये जनसंख्या विस्फोट नहीं है, ये बकलौली है। ठीक है, ये जनसंख्या विस्फोट नहीं है, याद रखना। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है कि तीव्र गति से किसी भी जाति की संख्या बढ़ती जा रही है, वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या विस्फोट। अब वो चाहे कुत्ते की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाए, चाहे वो हम बोलेंगे कि क्या घोड़े की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाए, चाहे मनुष्य की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाए, वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। यानी तीव्र गति से किसी भी जाति की जनसंख्या का बढ़ जाना क्या कहलाएगा? जनसंख्या विस्फोट। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मानव जनसंख्या विस्फोट। यानी एक ऐसा विस्फोट, एक ऐसी मैं बोलूंगा क्रियाविधि जिसमें कहीं ना कहीं मनुष्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। वो क्या कहला रहा है? मानव जनसंख्या विस्फोट। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका कारण क्या है? सोचिए, इसका कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? आप बोलेंगे सर पैसे बहुत आ रहे हैं आजकल, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चलो कोई बात नहीं, आमदनी बढ़ रही है तो जितने ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है क्या कि भैया मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, बहुत सारे करोड़पति मैं हो गया हूं, तो मैं जितनी चाहे अपने बच्चों को पैदा कर सकता हूं? क्या ये कारण होगा कि पैसा अगर आ गया है, आर्थिक सुधार अगर हो गया है किसी भी व्यक्ति का, तो जरूरी है कि वही कारण होएगा कि उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है? नहीं। पढ़ा लिखा आदमी जो होएगा, सीधी सी बात है, पढ़ा लिखा आदमी जो होएगा वो जानता है क्या, चलो पैसे तो आ गए, लेकिन लालन पालन पोषण जो होता है आज की डेट में आसान नहीं होता है, तो वो अपने परिवार की संख्या को सीमित रखेगा। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनना। हालांकि ये टॉपिक से अलग हटके है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, एक परिवार है जो दुबई में रहता है, ठीक है, और एक परिवार है जो झोपड़पट्टी में रहता है। ठीक है, एक बहुत गरीब परिवार है और एक बहुत समृद्ध परिवार है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये जो परिवार जो था, इसमें एक नर और एक मादा है। दोनों की तनख्वाह जो है महीने की, मान लेते हैं इस नर की है 5 लाख रुपए प्रति महीना और मादा की जो है वो भी कितनी है? 5 लाख रुपए प्रति महीना। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नर मादा दोनों बराबर है, दोनों बढ़िया कमा रहे हैं। यानी महीने का घर में कितना लेकर आ रहे हैं? 10 लाख रुपए महीने का। वहीं ये जो गरीब परिवार जो था, इसमें जो नर है वो महीने का कमा रहा है 10,000 रुपए महीने की कमाई है। मादा जो है नहीं कमा रही है, मान लेते हैं मादा जो है नहीं कमा रही, यानी आमदनी जो है महीने की वो कितनी है? 10,000 यहां पर इस परिवार की, और इस परिवार की कितनी है? 10 लाख है। अब आप कहेंगे सर यहां पर आमदनी ज्यादा है तो ये ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनका आराम से लालन पालन पोषण कर सकते हैं, है ना? हिसाब से इनके बच्चे होने चाहिए थे कितने? 5, 6 या 7, 8 बच्चे होने चाहिए थे, और इनके कितने होने चाहिए? भैया ये तो लालन पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, इनके तो बच्चे कम होने चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसके बच्चे होंगे 1 से 2, और ये जो है ये पूरी टीम खोल रखी है, इन्होंने पूरी की पूरी क्रिकेट की टीम खोल रखी है यहां पर। अब जरा सोचिए, क्या आमदनी जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है? आप बोलेंगे नहीं, आमदनी जो है वो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण नहीं है। तो क्या है मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट का? तो याद रखना बेटा जी, जनसंख्या विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है किसका? जनसंख्या विस्फोट का, जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है क्या? उत्तम जनन स्वास्थ्य। क्या याद रखना? क्या कि उत्तम जनन स्वास्थ्य जो है, याद रखना क्या बेटा जी? उत्तम स्वास्थ्य या उत्तम जनन स्वास्थ्य, या स्वास्थ्य में जो है वो उसमें क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है।
पहले मृत्यु दर जो हुआ करती थी ज्यादा हुआ करती थी और जन्म दर जो है वो कम हुआ करती थी। कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और ज्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, मरने की जो दर है वो हो गई है कम और पैदा होने की दर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जरा सोचिए, लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं और कम मर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ रही है। अब मर क्यों कम रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है वो क्या हो रहा है, बेहतरीन होता जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं उपकरण ऐसे आ गए हैं जो मरने से बचा रहे हैं, समझ रहे? और कहीं उपकरण ऐसे आ गए हैं जो कहीं ना कहीं जो शिशु जो मरने वाला है उसको भी बचा रहे हैं। तो जन्म दर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किससे? मृत्यु दर से। तो ऑब्वियस ही बात है, महत्वपूर्ण कारण जो होएगा जनसंख्या विस्फोट का वो क्या होएगा कि उत्तम जनन स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। किसका? मानवों का, मनुष्यों का। वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है किस चीज का? जनसंख्या विस्फोट का। तो लिख लीजिएगा बेटा जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये कौन है भैया? वंदना। आप पूछ रहे माल्थस कहाँ का था? बेटा हमें क्या उसके कोरियर पहुंचाना है माल्थस के वहां पर? है, एक बात बताए, माल्थस कहाँ का था, क्या करना है हमें? इतना सा काफी है। माल्थस था जिसने क्या किया था, ये किया था, जनसंख्या का अध्ययन किया था, इससे ज्यादा नहीं। बेटा एक बात बताए, हम 12th में है ना, हमें पीएचडी नहीं करनी ना अभी। हमें कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल आज में एक ही दिन में आइंस्टीन बन जाएंगे। जितना समझाया जा रहा है उतना काफी है और बहुत ज्यादा है, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे, इतना याद रखेंगे, सफिशिएंट होएगा। हाँ, अगर मेंडल के बारे में बात करते जो हम आनुवांशिकी में पढ़ेंगे, वो कहां का है, वो इंपॉर्टेंट है। अब माल्थस से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, ना नीट में, ना आपके बोर्ड में, ना आस पड़ोस में, ना स्कूल में। यह जरूर पूछ लिया जा सकता है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन किसने किया था, ठीक है, माल्थस ने। अब कहां का है, किधर का है, कब पैदा हुआ, कौन से वर्ष में किया, ये नहीं, इतना नहीं, सफिशिएंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चे। याद रखना, क्या महत्वपूर्ण कारण जो था किस चीज का, जनसंख्या विस्फोट का, वो ये था। ये आपने लिख लिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, आपसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य में सुधार तो हो रहा है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। जनसंख्या जो है वो किस दर से बढ़ रही है? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, मैं आपको पहले विश्व की बताता हूं। और ये जो डाटा जो है ना विश्व का, वो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है और बिल्कुल करेक्ट बोल रही है। क्या? विश्व में, ध्यान से सुनना, विश्व में लगभग 1900 की बात है। विश्व में मनुष्यों की जनसंख्या जो है वो कितनी थी बेटा जी? याद रखना, 1900 में लगभग कितनी थी बेटा जी? याद रखना, 200 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी? 200 करोड़ थी, ठीक है। अब याद रखना, इस 200 करोड़ को हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या? 2 अरब, ठीक है। 2 अरब को हम लिख सकते हैं क्या? हालांकि मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, 2000 मिलियन। अब 2000 मिलियन को अगर मैं करोड़ में देखूं तो कितना हो जाता है? 200 करोड़। क्योंकि 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। तो 1 मिलियन में एक और जीरो ऐड कर दे तो 1 करोड़ हो जाएगा। बचा कितना? 200। तो क्या हो जाएगा? 200 करोड़, ठीक है। हमें गणित नहीं लगानी, हमें सीधा सीधा याद रखना है। 1900 में विश्व में मनुष्यों की जनसंख्या पूरे विश्व में कितनी थी? 200 करोड़ थी। 1900 की बात है, ठीक है। 2000 में, यानी 100 साल में ही, 1900 से 2000 मतलब कितना हो गया? 100 साल हो गया ना। कितनी पहुंच गई बेटा? 200 करोड़ से पहुंच गई ये 600 करोड़, यानी दुगनी से भी क्या हो गई है? दुगनी से भी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है या नहीं हो गई? जरा सोचिए, हो गई है या नहीं हो गई? और इसमें इस जनसंख्या वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो कौन से विश्व का रहा है? उसी का जिसके बीच में और हमारे बीच में आजकल कुछ ज्यादा मतभेद है। कौन? जरा सोचिए, चाइना, चीन और भारत। हम ही हैं ऐसे राष्ट्र जो जिनके कारण ये हुआ है। क्या? 200 करोड़ से क्या हो गए हैं? 600 करोड़ हो गए हैं। ये जो हमने डाटा लिखा है बेटा जी, ये डाटा हमने किसका लिखा है? क्या भारत का लिखा है या विश्व का लिखा है? आप बोलेंगे सर विश्व का लिखा है। क्या? 1900 में लगभग इतने मनुष्य मिल रहे थे, जनसंख्या मिल रही थी 200 करोड़, जो 2000 में कितनी हो गई है? 600 करोड़, यानी दुगनी से भी ज्यादा हो गई है 100 साल में।
ठीक है, ये हमने विश्व की बात करी। अब मैंने क्या बोला, इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है इसमें मुख्य योगदान किसका था? आप बोलेंगे सर दो कंट्री का, एक चाइना का और एक भारत का। पहले चाइना की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे कोर्स में भारत के बारे में दे रखा है, भारत के बारे में लिख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सिंपल से दो बिंदु बताए हैं। जनसंख्या विस्फोट का मीनिंग क्या था? तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ जाना। क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो क्या था? उत्तम क्वालिटी की, या मैं बोलूंगा स्वास्थ्य क्या हो रहा था? सुधर रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो क्या हो रही हैं? उनमें सुधार हो रहा है, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो रहा है और जन्म दर जो है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या इतनी मिल रही थी 1900 में और 2000 में इतनी मिल रही है। अब मैं बताऊंगा आपको किसकी? भारत की। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मानव जनसंख्या जो है, ध्यान से सुनना, भारत में मानव जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो लगभग जब आजादी हुई थी, यानी 1947 या 1950 की अगर मैं बात करूं, 1950 की अगर मैं बात करूं, यानी आजादी के समय। अब ये मत बोलना सर आजादी का समय तो 1947 था। अरे भैया 3 साल बढ़ा दिए, कृपया करना इतनी सी ये मत पूछ कह देना सर 1947 में आजादी हुई थी 3 साल क्यों बढ़ा दिए। मान लेना आजादी का समय, लो भैया 1947 कर देता हूं बस। ठीक है मालिक, इतना ठीक है। 1947 या आजादी के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग थी 35 करोड़। कितनी मिल रही थी बेटा? 35 करोड़ मिल रही थी। ठीक है, अब 2000 में जब हमने देखा, लगभग 50 वर्षों का अंतर देख रहे हैं। 1950 या 1947 से हम कितना देख रहे हैं? 2000 में देख रहे हैं। ठीक है, तो 2000 में ये पहुंच गई है 100 करोड़। अब आप जरा सोचिए 1950 के आसपास कितनी थी? 35 करोड़। 50 सालों में कितनी पहुंच गई है? 100 करोड़। यानी इसका भी डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। यानी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है किसकी? मनुष्य की। अभी तो जरा सोचिए, आपने नरेंद्र मोदी जी के कई बार सुने होंगे, वो जब देते हैं तो उनके जो लेक्चर बोलेंगे, डायलॉग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब भी वो क्या बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो उस भाषण में वो क्या बोलते हैं हमेशा? 125 करोड़ हिंदुस्तानी। यानी अगर मैं प्रेजेंट में अगर देखूं तो 2000 में कितने मिल रहे थे? 100 करोड़। अगर प्रेजेंट में देखूं तो कितने? 125 करोड़। अबे 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गए होंगे अब तो। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कितने हैं कितने नहीं है? तो क्या होती है भैया? जनगणना होती है। क्या होती है? जनगणना होती है। ठीक है, याद रखना क्या होती है? जनगणना होती है। और ये जनगणना को बेटा जी क्या बोला जाता है? सेंसस। याद रखना क्या बोलते हैं? सेंसस। तो सेंसस यानी जनगणना में पता लगाया जाता है कि भारत में कितने लोग मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जनगणना कब होती है? हर 10 सालों में होती है। आखिरी कब हुई थी भैया? 2011 में हुई थी। अब जरा सोचिए अब कब होएगी? आप बोलेंगे सर अगले साल होएगी, 2021 में होएगी। यानी आखिरी कब? आखिरी मतलब इससे पहले कब हुई थी जनगणना? अभी लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2001 में क्या हुआ था? सेंसस हुआ था। अब कब होएगा? 10 साल बाद, यानी 2021 में होएगा। ठीक है, 2011 से पहले कब हुआ होगा? जरा सोचिए, 2001 में हुआ होगा। तो लगभग 2000 या 2001 का अगर मैं डाटा लूं तो कितना था? 100 करोड़ था। 2011 में लगभग कितना पहुंच गया? 125 करोड़ या उससे थोड़ा सा कम। अब 2021 में कितना हो जाएगा? आप इमेजिन कर लीजिए। एक ने बोल दिया सर 200 करोड़। नहीं भैया, 200 करोड़ अगर हो जाएगा तो हम नंबर 1 हो जाएंगे, याद रखना। अभी 200 करोड़ नहीं होएगा। लगभग अगर अनुमानित देखें तो लगभग 130, 35, 32 करोड़ हुआ होगा। ठीक है, फिर भी जरा सोचिए बहुत है या नहीं? बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो जनसंख्या वृद्धि अगर मैं देखूं, जनसंख्या का विस्फोट अगर मैं देखूं तो 50 सालों में लगभग 65 करोड़ जो है भारत में मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ गई है।
ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इतनी तेजी से ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, ये जनसंख्या जो होती है इसको कौन प्रभावित करता है? चलिए ये डाटा तो समझ में आ गया, ये हटा दूं बेटा जी। मैंने यहां पर सिंपल सी चीज बताई है, क्या भारत में मानव की जनसंख्या हमने देखी आजादी के समय कितनी थी? 35 करोड़ थी। लगभग 2000 में कितनी हो गई? 100 करोड़ है। ये हम कैसे गिनती करते हैं? हम करते हैं क्या? जनगणना करते हैं। भारत में जनगणना जो होती है हर 10 साल में होती है। आखिरी कब हुई थी? 2011। उससे पहले कब हुई थी? 2001। उससे पहले कब हुईगी? आप लगाते जाइएगा। स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1881 से हो गई थी। कब से स्टार्ट हो गई थी? 1881 से भारत में जनगणना स्टार्ट हो गई होगी। अब आप अनुमानित लगा लीजिए 1881 के बाद कब? 1891, फिर 1891 के बाद 1901, फिर 1911, फिर 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और फिर उसके बाद 2001, फिर 2011, अब होएगी कब? 2021 में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से भारत में क्या की गई थी? जनगणना प्रारंभ की गई थी कब? 1881 में, और अब कब होएगी? 2021 में। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। आपको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि मैं बेटा ये हटाने वाला हूं। जनगणना का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। आखिरी कब हुई थी? 2011 में हुई थी। अब कब होएगी? 2021 में होएगी, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। अब ये तो हमने देख लिया कि जनसंख्या विस्फोट का मीनिंग समझ में आ गया, जनसंख्या विस्फोट किस तेजी से हो रहा है ये भी हमें समझ में आ गया। अब बात आ रही है ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है या जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये जनसंख्या दर जो है ये बढ़ती है या घटती है, इसको कौन प्रभावित करते हैं? तो ध्यान से सुनना, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले या जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं 4, ठीक है। सबसे पहले जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासी और प्रवासी, ठीक है। 4 वर्ड लिए बेटा जी मैंने यहां पर, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासी और प्रवासी, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है ये वाली चीज? अब आप बोलेंगे सर जन्म दर पता है, वो दर जिससे पैदा होते हैं बच्चे। ऑब्वियसली बात है, बच्चे पैदा होंगे, बड़े तो पैदा नहीं होंगे। तो जन्म दर का मतलब समझ में आ गया। मृत्यु दर का मतलब भी समझ में आया। मृत्यु किसी की भी हो सकती है, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है और वो बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, बीच का व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। ये तो चलो समझ में आता है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये समझ में आता है। अप्रवासी और प्रवासी का मतलब क्या होता है? अब जरा सोचिए, कोई किसी देश से उठकर हमारे देश में आ जाता है और हमारे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमिग्रेशन, यानी अप्रवासी, ठीक है। और कोई अपना देश छोड़कर किसी और देश में चला जाता है, वो क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन, यानी प्रवासी, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया? अप्रवासी मतलब जो बाहर से हमारे देश में आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन, ठीक है। और जो इस देश को छोड़कर या कोई भी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रवासी, यानी इमाइग्रेशन, ठीक है। अब आप जरा सोच समझ के मुझे बताएं, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जन्म दर यानी बर्थ रेट, मृत्यु दर यानी डेथ रेट, ठीक है। इनको मैं ना शॉर्ट उससे सिंबल दे रहा हूं इनको, ठीक है। क्या? बर्थ रेट को मैंने बोला बी, जन्म दर को मैंने बोला बी, मृत्यु दर को मैंने बोला डी, डेथ रेट को क्या बोल दिया? डी। अप्रवासी को मैंने बोला आई और प्रवासी को मैंने बोला ई। सिंपल सा था, ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताइएगा, जनसंख्या, सोच समझ के मुझे बताना, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो क्या इसका कारण मैं ये लिख सकता हूं? देखना ध्यान से देखना, B + I ज्यादा है D + E से।
सोच समझ के मुझे बताना, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी से मुझे बताएं। हाँ जी बेटा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, बिल्कुल होंगे हिंदुस्तानी, हर जगह हिंदुस्तानी है। यानी इस पृथ्वी पर हर छठा व्यक्ति जो है वो कौन है? हिंदुस्तानी है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हर छठा व्यक्ति जो होता है, 6th पर्सन जो होता है इस पूरे विश्व में, वो कौन है? एक हिंदुस्तानी है। चलिए जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये मैंने सही लिखा है? जल्दी से मुझे बताएं। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्या कि जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। या लोगों के आने की जो जनसंख्या या लोगों के आने की जो संख्या है वो ज्यादा हो गई, किससे? लोगों के जाने से क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। यानी जगह, यहां पर लोग ज्यादा आ रहे हैं और कम जा रहे हैं, तो जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, जनसंख्या कम कब होएगी? आप बोलेंगे सर जब b प्लस आई क्या होएगा? कम होएगा d प्लस ई से, ठीक है। और जनसंख्या शून्य कब हो जाएगी? ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, जब b प्लस आई बराबर हो जाएगा d प्लस ई के। क्या आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई है या ऊपर से उड़ गई है? जल्दी से थम्स अप करके बताएं बेटा जी। तीसरी कंडीशन क्या थी? जरा सोचिए, भारत की जनसंख्या ना बढ़ रही है और ना कम हो रही है। सोचो ऐसी परिस्थिति आ जाए क्या, ना भारत की जनसंख्या ना, मतलब शून्य का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैंने बोला कि 135 करोड़ है, ठीक है, 135 करोड़ है मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लेते हैं एक वर्ष में, मान लेते हैं कितने? एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लेते हैं, और 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है या बराबर हो गई? शून्य हो गई या नहीं हो गई? जरा सोचिए, हो गई ना। उसी तरीके से जितने लोग आ रहे थे उतने ही लोग अगर जाएंगे तो 0 हो गया या नहीं हो गया? तो जनसंख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है। वो परिस्थिति कब होगी? जब बर्थ किसके बराबर हो जाएगी? डेथ रेट के, यानी जन्म दर किसके बराबर हो गई? मृत्यु दर के। या अप्रवासन किसके बराबर हो गया? प्रवासन के बराबर हो गया है। समझ में आ गया? तीसरी कंडीशन क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया जनसंख्या जो है उसको प्रभावित करने वाले कितने कारक थे। अब क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा? क्विज का नहीं, वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन, कि भैया जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? यानी जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या होंगे? आप बोलेंगे सर बहुत ही भयंकर परिणाम हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं, वास्तव में हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं जरा सोचिए, क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं जनसंख्या विस्फोट के? सबसे पहला, शिक्षा का स्तर कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? आप बोलेंगे सर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। आप बोलेंगे सर टेक्नोलॉजी तो बढ़ती, मैं बिल्कुल मान रहा हूं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन जरा सोचिए जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को क्या नहीं मिल रहे हैं? रोजगार नहीं मिलेंगे। जब रोजगार नहीं होंगे तो आमदनी यानी आर्थिक विकास जो होएगा वो कम हो जाएगा। आर्थिक विकास कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा, तो कोई परिवार अपने बच्चों के लालन पालन के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या शिक्षा के लिए भेज पाएगा? आप बोलेंगे नहीं भेज पाएगा, यानी शिक्षा का स्तर कम हो जाएगा। अब इसी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है? नहीं दी जा रही है? दी जा रही है ना। वो बच्चे जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपरली, क्या हमारा डाउटनट का एक मामूली सा बहुत 0.% में कुछ योगदान है या नहीं है? आप माने या ना माने, मेरे को दिल से लगता है हाँ भाई, हम कुछ प्रतिशत हम अपना योगदान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बच्चे की भलाई के लिए, ठीक है। तो देखिएगा ये तो हो रहे थे क्या परिणाम? एक तो शिक्षा का स्तर क्या होता जा रहा था? कम होता जा रहा था। रोजगार कम होते जा रहे हैं, आर्थिक विकास कम हो रहा है, कहीं ना कहीं भोजन की समस्या आ रही है। आप सीधी सी बात है, एक परिवार जिसमें 8 लोग हैं या 10 लोग हैं और एक परिवार जिसमें मात्र 3 लोग हैं, भोजन की समस्या किस में होगी? आप बोलेंगे सर 8 से 10 लोगों का जो परिवार है उसमें भोजन की समस्या हो जाएगी। जब कमाने वाले कम होंगे तो सीधी सी बात है भोजन की समस्या होगी या नहीं होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। भोजन की समस्या होगी, आवास की समस्या होगी। 5वां बिंदु यहां लिख रहा हूं बेटा जी, आवास यानी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, आमदनी नहीं है तो रहने के लिए जगह नहीं है, कपड़ों की समस्या हो जाएगी, कपड़े नहीं मिल पा रहे, आमदनी नहीं है तो कपड़े कहां से खरीदेंगे भैया, है ना। क्या ये समस्या है या नहीं है? बिल्कुल है, ये सारी की सारी समस्या है बेटा। जरा सोचिए, क्या मूल्यों में वृद्धि होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मूल्यों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जरा सोचिए, पहले प्याज के भाव क्या हुआ करते थे, पहले टमाटर के भाव क्या हुआ करते थे, सोचिए, और आज क्या होते हैं, सोचिए। कहीं ना कहीं मूल्य बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा? हमारे समय पर केला जो है, सुनना, मेरे समय पर केला जो होता था, एक केला 1 रुपए का मिलता था। आज की डेट में एक केला जो है कम से कम 6 से 7 रुपए, या हर जगह अलग अलग रेट है। यहां पर अगर मैं ले रहा हूं तो 6 रुपए का एक केला मिल रहा है। मेरे समय पर जब मैं छोटा था तो अंडे जब मैं लेकर आता था तो एक अंडा जो होता था 2 से 2.5 रुपए का होता था। आज की डेट में कितना मिल रहा है? 6 से 7 रुपए का मिल रहा है। तो जरा सोचिए, मुर्गी तो वही है ना, अंडा तो वही है ना, कहीं मुर्गी और अंडे में तो हमने सोना नहीं जड़ दिया ना? सोच रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे? ब्रेड खरीद कर आते थे, याद करिए, जब मैं छोटा सा था, जब मैं ब्रेड खरीद कर आता था तो 10 रुपए की आती थी। आज की डेट में 35 से 40 रुपए की आती है। ब्रेड तो ब्रेड ही है ना, कुछ परिवर्तन तो नहीं है उसमें, हमने कोई सोना वोना चांदी वांदी तो नहीं लगा दिया ना। लेकिन कहीं ना कहीं मूल्यों में वृद्धि हो रही है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या जो है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। सोचना मिला के कहने वाली बात है, क्या ये परिणाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? किसके? जनसंख्या विस्फोट के। और भी चीज है, क्या निर्धनता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बढ़ रही है निर्धनता। और आखिरी चीज, ये सारी चीजों के कारण क्या अपराध बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो जरा सोचिए, ये सारे के सारे परिणाम जो मैंने लिखे हैं, ये आपने लिखने हैं। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, तो ये सारे आपने लिखने होंगे। क्या? शिक्षा का स्तर कम होता जा रहा है, रोजगार कम होता जा रहा है, निर्धनता बढ़ती जा रही है, आर्थिक विकास कम होता जा रहा है, भोजन की समस्याएं होती जा रही है, मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है, कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं, आवास नहीं मिल पा रहा है, और अपराध बढ़ता जा रहा है। ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ये कब हो रही हैं? जब जनसंख्या क्या हो रहा है? जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। ठीक है, अब फाइनल सा प्रश्न आएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये बेसिक सी चीजें हर कोई लिख सकता है। और भी 10-12 चीजें और भी आ सकती है वैसे तो, ठीक है, और भी कई सारी चीजें, और भी कई सारे परिणाम होंगे। ठीक है, अब बिंदु जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये तो हमने पढ़ लिया कि चलो ये कंडीशंस हो रही हैं। अब हमारा फर्ज क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या ये जनसंख्या वृद्धि को कम करना है कि और बढ़ाना है? आप में से कहेंगे सर और बढ़ाएंगे, हम हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, और हम क्या करते हैं? नंबर 1 रहते हैं। हम और बढ़ाएंगे किसको? जनसंख्या को। नहीं भैया, हमें जनसंख्या को क्या करना है? रोकना है। इस वृद्धि को जो तेजी से हो रही है, इसको क्या करना है? रोकना है। यानी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? कोई तकनीक होनी चाहिए। यानी हमें क्या करना है? जन्म को नियंत्रण करना है, या मैं बोलूंगा हमें जनसंख्या का नियंत्रण करना है। ये शब्द ना बोलकर मैं बोलूंगा क्या? हमें जनसंख्या का या जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करना है। अब आप बोलेंगे सर जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कैसे करेंगे? तो मैं आपको मात्र और मात्र 3 से 4 बिंदु बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु, क्या आपके हिसाब से ये अगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? जरा सोच समझ के मुझे बताएं। शिक्षा का स्तर अगर बढ़ेगा तो क्या जनसंख्या जो वृद्धि जो हो रही है, क्या ये कम होएगी या नहीं होएगी? सोचिए, शिक्षा का स्तर अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या वृद्धि जो है क्या ये कम होएगी या नहीं होएगी? बिल्कुल होएगी। जो लोग एजुकेटेड होंगे, जो लोग पढ़े लिखे होंगे, कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे, क्या करेंगे? जो लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे,
ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने बच्चों की संख्या को नियंत्रित रखेंगे या नहीं रखेंगे। जैसे जैसे हमारी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है क्या, कि कहीं ना कहीं इसके लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। जैसे आरसीएच था ना, कल हमने पढ़ा था ना, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम था ना, उसके अंतर्गत श्रव्य और द्रव्य तरीके से हम कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल, यानी कहीं ना कहीं ऑडियो दिखाकर, टीवी में प्रसारित करके, या कहीं ना कहीं प्रिंट माध्यम से अखबारों में छापकर कहीं स्लोगन देते हैं या नहीं देते हैं? क्या हम दो और हमारे दो, देते हैं नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर अगर बढ़ेगा तो लोगों में जागरूकता आएगी क्या, कि एक परिवार जो होना चाहिए वो लघु परिवार होना चाहिए, एक नर और एक मादा, पति पत्नी, उनके बच्चे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो जब वो 2 होंगे, जहां 7-8 पैदा हो रहे थे अब वो 2-2 होंगे, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और तो छोड़िए, आज की डेट में अगर मैं शहरी लोगों को देखूं, शहरी विकास अगर देखूं, तो वहां पर लोगों ने नया स्लोगन अपना लिया, क्या, हम 2 हमारा 1, ऐसे भी है। और आगे आगे देखना क्या हो जाएगा, हम 2 हमारा कोई नहीं, 0 है। नहीं नहीं भैया, अगर ऐसा हो गया तो आगे पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, है ना? तो भैया पीढ़ी तो बढ़ानी है, मनुष्यों को अपनी जातीयता को बनाए रखने के लिए जनन तो करना है ना? अपनी पीढ़ी को बनाए रखना है, बिल्कुल बनाए रखना है। समझ में आ गया? तो पीढ़ी को बनाए रखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि भैया पूरी क्रिकेट टीम खोल के रख दो। समझ में आ रहा है? तो कम से कम हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों की जनसंख्या जो है, या बच्चों की जो संख्या है, उसको नियमित करना चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए क्या, विवाह की जो आयु है, विवाह योग्य आयु जो है, उसको तय करना चाहिए। अब हमें पता है विवाह योग्य आयु जो है, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, क्या, 18 की लड़की और 21 का लड़का। याद रखना, 18 की कौन होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, और 21 का कौन होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। ये तय करना चाहिए, यानी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। जब बाल विवाह होएगा, जानकारियां नहीं होंगी, तो जनन संबंधी समस्याएं भी पैदा होंगी और उनका निवारण करना भी बहुत दुखदाई हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके थे क्या करने के बेटा जी, हमारे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के। और जो चौथा तरीका था वो है ये, जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, जन्म नियंत्रण तकनीक। यानी ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे हम जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, मैंने क्या पढ़ा है यहां पर। हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें थी जिनके कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ, कितनी कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक कितने लोग, जनसंख्या बढ़ गई है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या था, ये सारे परिणाम थे, मैंने आपको बता दिए थे। अब बात कर रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि जो थी उसका नियंत्रण कैसे करें। मैंने 4 बिंदु बताए, मात्र ये 4 बिंदु लिखने आपने। शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों की संख्या जो है उसको नियंत्रित करना चाहिए, विवाह योग्य आयु जो है उसको तय करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो अगला टॉपिक होएगा हमारा, जन्म नियंत्रण तकनीक, यानी बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस या बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। ऐसी तकनीक हम देखेंगे, ऐसी युक्तियां हम देखेंगे, ऐसी संरचनाएं हम देखेंगे जो क्या करेंगे भैया, जन्म को नियंत्रित करेंगे। जो हम पढ़ेंगे कब, हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया करके आज का होमवर्क जरा जल्दी से लेते जाइएगा। अरे होमवर्क नहीं भैया, क्विज रह गया। क्या रह गया है, क्विज रह गया ना। चलिए अब देखते हैं आज कितने बच्चों ने ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि आने वाला है। कहते हैं क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया। लो भैया क्विज आ गया है। हाँ जी, आइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अधिक कमाने के साधन, युद्ध ना होना, अधिक उपज, या उत्तम स्वास्थ्य। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होएगा, लेकिन सोच समझकर करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज पता लग जाएगी कितने बच्चों ने सही लगाया है।
आराम से सोचिए, 30 सेकंड का समय मिलता है आपके पास, ठीक है? जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? डार्विन ने, माल्थस ने, वेविलोव ने या आर्कीबाल्ड गेरोड ने? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था, यानी डेमोग्राफी का अध्ययन किया था? चलिए टाइम हुआ समाप्त। आइएगा, पहले तो मुझे रिजल्ट दिखाइए भैया, इनमें से कितने बालकों ने कितना प्रतिशत दिया है आंसर। मेरे को पता था करेंगे गड़बड़ी, मेरे को पता था करेंगे गड़बड़ी। आप में से उत्तम स्वास्थ्य जो है वो लगभग लगाया कितना, 82% बच्चों ने लगाया उत्तम स्वास्थ्य। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यही है। अब मुझे वो बच्चे जो हैं जिन्होंने लगाया क्या, अधिक कमाने के साधन, क्या स्टार्टिंग में आते ही मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? एक दुबई और एक भारत में झोपड़पट्टी का कोई एग्जाम्पल दिया था या नहीं दिया था, कि कमाने के साधन बहुत हैं फिर भी उनके परिवार की सीमित संख्या है। एक व्यक्ति जिसका परिवार जो है बहुत बड़ा है और कमाने के साधन कम है, क्या कमाई जो है क्या वो जनसंख्या विस्फोट का कारण है क्या? नहीं है भैया, कमाई नहीं है, स्वास्थ्य जो है क्या होता जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, याद रखना, ठीक है? आगे चलते बेटा, जो हम बात करने वाले हैं जन्म नियंत्रण तकनीक। किसकी बात करेंगे? जन्म नियंत्रण तकनीक की बात करेंगे, यानी वो प्रक्रियाओं की बात करेंगे जिससे हम जन्म को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। यानी कुल मिला के एक बच्चे को पैदा होने से रोकना है, यानी जन्म नहीं होने देना है, एक परिवार को सीमित रखना है, एक परिवार को लघु रखना है, बच्चों की ज्यादा संख्या नहीं बढ़ानी है, यानी जन्म को रोकना है। तो हमारे पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे हम जन्म को नियंत्रित करेंगे? ये हमारा टॉपिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है? चले आगे, आइएगा, देखिएगा। अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा, वो चार्ट मेरे साथ जल्दी से बनाइएगा, या मैं जब बना लूं तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? तो देखिएगा, जन्म नियंत्रण तकनीक जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली, याद रखना, सबसे पहली तकनीक जो होती है उसे हम बोलते हैं अस्थायी विधि, दूसरी स्थायी विधि, ठीक है? और तीसरी जो होती है उसका नाम है, ध्यान से सुनना, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, स्थायी विधि, अस्थायी विधि, ठीक है? इसको मैं साथ साथ इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जन्म नियंत्रण तकनीक यानी बर्थ कंट्रोल या बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स, यानी हम वो मेथड पढ़ेंगे जिससे हम किसको कंट्रोल कर लें, बर्थ को, यानी जन्म को, ठीक है? सबसे पहले अस्थायी विधि, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मेथड। स्थायी विधि यानी परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड, ठीक है? और लास्ट जो होता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या सिंपली इसका एक और नाम है
इसी का ही एक और नाम है किसका, एमटीपी या सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसका एक और नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गर्भपात या एबॉर्शन, ठीक है। तो ये वो विधि है, ये वो विधि है 3 टोटल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 तरीके हैं जिससे हम जन्म को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अस्थायी विधि की। तो अभी पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सिर्फ इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। अभी ले लिया बच्चों, डन, ले लिया, पक्का। चलिए अब हम देखने वाले कौन सी विधि, अस्थायी विधि। सबसे पहले अस्थायी विधि, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सी, अस्थायी विधि यानी टेम्परेरी मेथड, ठीक है। इसका भी चार्ट बनाना है अब आपको, जैसे आपने ये चार्ट बनाया था ना, अब इसको पढ़ेंगे तो इसका भी एक चार्ट है, इसका भी छोटा सा चार्ट है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहां पर नहीं बना रहा हूं, इसलिए अगले पेज पर बना रहा हूं। नहीं तो अगर मैं यहां पर हल्का फुल्का सा बनाऊं तो इसको मैं कोशिश नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि जगह नहीं है। काम करता हूं अगले पेज पर ही बनाता हूं, ठीक है। तो जन्म नियंत्रण तकनीक हमारी बेटा जी 3 प्रकार की, एक है अस्थायी विधि, एक स्थायी विधि और एक है सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अस्थायी विधि। अब जरा देखिएगा, अस्थायी विधि जो है वो भी अलग अलग है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, क्या है, प्राकृतिक विधि। सबसे पहला प्रकार जो है स्थायी विधि का, उसका नाम है प्राकृतिक विधि, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल मेथड, ठीक है बच्चों। ये पहला प्रकार है किसका, अस्थायी विधि का। दूसरा है रोधक, दूसरा है याद रखना क्या, रोधक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर। मैं साथ साथ इंग्लिश में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई वर्ड अगर आपको इंग्लिश में दिख जाए तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्राकृतिक विधि, रोधक विधि यानी बैरियर मेथड, नेक्स्ट तीसरी जो है वो है रासायनिक विधि, जिसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। नेक्स्ट चौथी जो है उसका नाम है आईयूडी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या हिंदी में इंग्लिश में एक ही तरीके से इसको बोलेंगे क्या, अंतः गर्भाशय युक्ति। क्या बोलते हैं इसको, अंतः गर्भाशय युक्ति। इसका इंग्लिश में नाम होता है आईयूडी की फुल फॉर्म याद रखना क्या, कल भी बताई थी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। एक पांचवी और विधि है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन, हार्मोन उपयोगी विधि या हार्मोन सिंपल हार्मोन उपयोगी विधि, या हार्मोन का उपयोग किया जाता है, सिंपल सा। तो कुल मिला के 5 विधि है। सबसे पहली प्राकृतिक विधि, फिर रोधक विधि, फिर रासायनिक विधि, फिर आईयूडी और फिर हार्मोन का उपयोग, जिसके अंतर्गत आते हैं 2 प्रक्रियाएं आती है। इसके अंतर्गत मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर हार्मोन, 5वीं है, इसका नंबर दे देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये जो 5वां था हार्मोन का उपयोग, हार्मोन का उपयोग, ये जो 5वीं विधि थी हार्मोन का उपयोग, इसके 2 प्रकार हैं। एक है गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक गोली, और एक होता है बेटा जी याद रखना अंतःरोपण। ठीक है, ये 2 विधियां हमारी किसकी, हार्मोन के उपयोग वाली। तो कुल मिला के जरा सोचिए,
ये मैंने किसका चार्ट बनाया, अस्थायी विधि का। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट लीजिए। ले लिया बच्चों, चलें आगे। चले, अब अगले पेज पर मैं एक और चार्ट बना रहा हूं, स्थायी विधि। मैं पहले चार्ट ही बना देता हूं पूरा। स्थायी विधि, स्थायी विधि के मात्र 2 प्रकार, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, मात्र 2 प्रकार। ठीक है, अब इन सब की बात करेंगे। आप जरा इसका भी चार्ट, वैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, जल्दी से ले लीजिए ताकि मैं अब आपको एक बार रिवाइज करा दूं हमने यहां पर क्या क्या लिखा है। ले लिया बच्चों, ले लिया, चलें आगे। आइएगा, अब ध्यान से सुनना। देखिए, हम यहां पर बात कर रहे थे जन्म नियंत्रण तकनीक की, यानी बर्थ को कंट्रोल करने की। 3 तरीके हैं, सबसे पहला अस्थायी विधि, फिर स्थायी विधि और फिर सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अस्थायी विधि, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्थायी विधि, फिर पढ़ेंगे सहगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी यानी एबॉर्शन पढ़ेंगे। अब बात आ रही है, ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसका तो आपको हल्का फुल्का मीनिंग समझ में आता है कि गर्भ में बच्चा पल रहा है और हमने उसको गर्भ में ही मार दिया, वो क्या कहलाएगा, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी कैसे मारा है, चिकित्सीय रूप से, ऐसे नहीं, चिकित्सीय रूप से उसको खत्म कर दिया है, उसकी गर्भधारणता को हमने क्या कर दिया है, एक मादा की गर्भधारणता को खत्म कर दिया है। ठीक है, स्थायी विधि और अस्थायी विधि का मीनिंग क्या है। अब देखिए, स्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट का मतलब क्या होता है कि भैया एक परिवार था जिसमें एक नर था और एक मादा थी। ठीक है, एक परिवार है, एक युगल जोड़ा है। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने उन दोनों को, एक मेल फीमेल को और एक हस्बैंड वाइफ को, एक ही बात है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों को बंधे कर दिया है जिंदगी भर के लिए। अब जरा सोचिए, एक पुरुष और एक स्त्री, एक हस्बैंड और एक वाइफ जो थे, ठीक है, हमने दोनों को, उस परिवार में उन दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों को बंधे कर दिया। अब वो कभी, बंधे का मतलब अब वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर वो पूरे जिंदगी भर अगर बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे तो ये कैसा इलाज कर दिया हमने, परमानेंटली हमने उनको क्या कर दिया है, जन्म ना देने के लिए किसी बच्चे को हमने उनका इलाज कर दिया है, क्या कि भैया वो कभी जन्म नहीं देंगे। यानी ऐसी विधि क्या कहलाएगी, स्थायी विधि कहलाएगी। बताएं, सिंपल सा मीनिंग समझ में आया, मीनिंग समझ में आया। स्थायी विधि का, या स्थायी को इंग्लिश में सोचो, परमानेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पूरे तरीके से कर देना। परमानेंट का मतलब होता है क्या, कहीं ना कहीं स्थायी का मतलब ही क्या था कि कोई जोड़ा, एक नर और एक मादा जो है, हमने उनको बंध्यता ला दी है उनके अंदर कि वो कभी भी जिंदगी में बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। जब बच्चा पैदा ही नहीं कर पाएंगे तो क्या हमने जन्म को नियंत्रित कर दिया, पूर्ण रूप से कर दिया। ऐसी विधि क्या कहलाएगी, स्थायी विधि। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा जी, एक होती है वेसेक्टोमी और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। पहले तो इन दोनों को ही खत्म कर देते हैं यहां पर, फिर हम आराम से अस्थायी विधि पढ़ेंगे। देखिएगा, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, पहले तो इन दोनों को पढ़ लेते हैं। स्थायी विधि, स्थायी विधि का मीनिंग समझ में आ गया, दोनों को ही क्या कर दो, बंधे कर दो, नर को भी और मादा को भी, कभी बच्चा पैदा ही ना हो उस जोड़े का, यानी कैसी विधि हो गई है, स्थायी विधि हो गई है। ठीक है, अब जरा सोचिए, स्थायी विधि कौन कराएगा, एक जोड़ा जिसका पहला बच्चा हुआ, जिसका दूसरा बच्चा हो गया, उन्होंने उस स्लोगन को पूरा कर दिया, हम 2 हमारे 2, हो गया ना पूरा। अब हम यही तो बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, या 1 मैक्सिमम 2। ठीक है, अब जब 2 हो गए, अब उनको और बच्चे नहीं चाहिए, और बच्चे नहीं चाहिए, तो दोनों ने, उस पुरुष ने और उस स्त्री ने, दोनों ने अपने आप को क्या कर दिया, बंधे कर दिया। दोनों ने अपने अंदर कहीं ना कहीं चिकित्सीय रूप से कुछ प्रक्रियाएं करवाई, जिसमें से नर जो कराता है वो क्या होती है, वेसेक्टोमी, और मादा में जो होती है वो क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है। अब नर ने क्या किया, जरा सोचिए, उस नर ने क्या किया, उस नर के अंदर चिकित्सीय रूप से, देखिए अपने आप नहीं होगी, ये डॉक्टर से करानी पड़ेगी, चिकित्सीय रूप से उस नर के अंदर, याद आ रहा है आपको, वास डिफरेंस
नाम की कोई चीज थी, याद करिए, याद आ रहा है? शुक्रवाहिका नाम की कोई चीज थी। आप बोलेंगे हाँ सर पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। कहीं ना कहीं याद करिए, कहीं ना कहीं वृषण से एक नलिका बाहर निकली थी और उदर गुहा में कहीं ना कहीं मूत्र, जो उदर गुहा में कहीं ना कहीं मूत्राशय के ऊपर जो मूत्र नलिका आ रही थी उसके ऊपर से एक फंदा लेकर नीचे आई थी या नहीं आई थी? आई थी ना। तो जरा सोचिए, हमने उस वास डिफरेंस को यानी उस शुक्रवाहक को क्या किया, ये मान लेते हैं वास डिफरेंस थी, ये आ रही थी, हमने इसको क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, काट दिया। और काटने के बाद इस तरीके से हमने काट दिया, और काटने के बाद हमने इस तरीके से बांध दिया। अब जरा सोचिए, पहले हमने काटा, काटने के बाद दोनों को पकड़कर क्या कर दिया, बांध दिया। अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, ये शुक्रवाहिका क्या लेकर आ रही थी? ये वीर्य लेकर आ रही थी या ये शुक्राणु लेकर आ रही थी? इसका इस्तेमाल करें और सोचे, ये शुक्रवाहिका वृषण से वीर्य लेकर आ रही है कि शुक्राणु लेकर आ रही है? जरा जल्दी से मुझे आंसर दीजिए फटाफट। बड़ा करें इसको, हाँ एक सेकेंड। ओके सिद्धि, ओके चलो मान लेते हैं बेटा। लेकिन बेटा जैसे आज जो मैं क्विज लेकर आया था ना सिद्धि, वो क्विज जो था वो कल से संबंधित था, है ना। मैं इस वजह से पहले लेकर आया क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमने कल पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर ले, इसलिए मैंने किया था। चलिए आगे से याद रखेंगे, बाद में ले आऊंगा क्विज, ठीक है। हाँ जी, अरे संदीप बाबू पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने? वेरी गुड हुमा, वेरी गुड। नहीं हुमा गलत, तुमने भी लगता है पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है। और दिखाएं, और दिखाएं। वेरी गुड विशाल, बिल्कुल गलत लिख दिया आपने। वेरी गुड ईशानी गुप्ता, बिल्कुल गलत लिख दिया आपने बेटा। अश्वनी बिल्कुल गलत लिखा है बेटा आपने। और स्वाति शुक्ला बिल्कुल गलत लिखा है आपने। और वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों नहीं पता है। बिल्कुल गलत संदीप कुमार, बिल्कुल गलत है बच्चे। चलो, जिन्होंने वीर्य लिखा है वो बिल्कुल गलत आंसर है। यानी आप नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो आप वीर्य, अंकित बिल्कुल गलत है, अंजनी बिल्कुल गलत है, वीर्य थोड़ी ना लेकर आ रही थी। क्या यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या बिल्कुल भी? अब सारा का सारा पढ़ाया हुआ सब कुछ वेस्ट गया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। इतनी मेहनत करो और फिर रिजल्ट आता है ये। क्या करते हो भैया तुम लोग? मेरे को बड़ी उम्मीदें हैं तुम लोगों से, समझ रहे हो? मेरे को बहुत उम्मीद है तुम लोगों से। थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो। वेरी गुड निशा। जिन्होंने शुक्राणु लिखा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जिन्होंने शुक्राणु लिखा। और जिन्होंने चीटिंग कर कर लिखा है ना, वो खुद अपने आप सोचना। जिन्होंने शुक्राणु अपने मन से लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है, वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। और जिन्होंने 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 वीर्य लिखा है, गॉड ब्लेस यू टू ऑल्सो। लेकिन बेटा जी पढ़ना स्टार्ट करो। ये देखो एक और आया, डॉन 1456 हाय। अरे मुरी अम्मा, अरे अरे कुछ पढ़ा करो भैया। देखो इधर, ये नर जनन तंत्र वापस से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है आप लोगों को। अरे भैया ये वृषण है
ये वृषण है, इस वृषण से एक नलिका निकली, उस नलिका का नाम क्या था? शुक्रवाहिका। यस, वेरी गुड, वेरी गुड नाजिया, बहुत अच्छे। ये वृषण है, इससे क्या निकली है? शुक्रवाहिका। और ये शुक्रवाहिका जो है ये लेकर आ रही है शुक्राणु को। किसको लेकर आ रही है भैया? शुक्राणु को लेकर आ रही है। और ये शुक्रवाहिका जब यहां नीचे फंदा लेकर नीचे आई थी तो यहां पर कोई ग्रंथियां पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? कोई शुक्राशय ग्रंथि थी, कोई प्रोस्टेट ग्रंथि थी, कोई बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि थी, कोई थी क्या नहीं थी? आप बोलेंगे हाँ सर थी, पड़ा था। अब जरा सोचिए, ये नलिका क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु लेकर आ रही थी या नहीं लेकर आ रही थी? आ रही थी ना भैया। इन ग्रंथियों से कुछ तरल निकला था, वही तरल तो क्या कहला रहा था भैया? वीर्य कहला रहा था या नहीं कहला रहा था? या वीर्य द्रव कहला रहा था या नहीं कहला रहा था? अब जरा सोचो भैया, ये नलिका वीर्य लेकर आ रही है क्या? सोचो, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ। वृषण से वीर्य निकलता है या शुक्राणु निकलते हैं? पढ़ाया है आपको, क्या निकल कर आ रहे हैं? शुक्राणु। फिर ये शुक्राणु जब इस नलिका से होते हुए नीचे आएंगे तो इन शुक्राणुओं को इन ग्रंथियों से क्या प्राप्त होएगा? एक द्रव प्राप्त होएगा जो फिर बाद में बन जाएगा क्या? वीर्य। अरे दादा, आगे आप समझ में? अब तो नहीं भूलेंगे ना पक्का? जिन्होंने वीर्य लगाया है कृपया करके आपसे विनती है पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चे, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको पढ़ने की। हाँ जी, जरा जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं। मैंने इस नलिका को काट दिया और काट कर बांध दिया, तो जरा सोचिए, जब ये नलिका कट जाएगी, बांध दिया, तो इस नलिका से आगे क्या नहीं आएगा? वीर्य के शुक्राणु। सोचो, इस नलिका से आगे कौन नहीं आएगा? इधर की तरफ इस नलिका से आगे कौन नहीं आएगा? शुक्राणु नहीं आएगा। तो अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, वो व्यक्ति जिसके अंदर हमने इस शुक्रवाहिका को काट दिया और बांध दिया, तो उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर हमने ये प्रक्रिया कर दी है, यानी इसको हम बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं। यानी ये जो एक नस थी, ये एक जो नलिका थी, इसको काट कर बांध दिया, यानी नसबंदी कर दी है। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, इस नलिका से आगे क्या नहीं आएगा? शुक्राणु नहीं आएगा, लेकिन वीर्य तो बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। और ये व्यक्ति वीर्य तो निकालेगा, लेकिन उस वीर्य में क्या नहीं होंगे? शुक्राणु नहीं होंगे। इस विधि को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो जरा सोचिए, वेसेक्टोमी अगर किसी पुरुष की कर दी जाती है, एक पुरुष में अगर नसबंदी कर दी जाती है, कौन सी? वेसेक्टोमी, जिसमें हम वास डिफरेंस को, शुक्रवाहिका को काट कर बांध देते हैं, तो क्या वो व्यक्ति बंदे होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सर बंदे तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो वीर्य स्त्रावित करेगा? हाँ करेगा। यही तो बिंदु था जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बस रट लेते हैं। क्या? वेसेक्टोमी, काट दिया, बांध दिया, नर जो है वो कैसा हो गया? वो भैया बंदे हो गया। लेकिन ये तो सोचते ही नहीं है कि बंदे का मतलब क्या। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या अगर किसी पुरुष में वेसेक्टोमी कर दी जाए तो क्या वीर्य निकलेगा, तो सोचते अरे जब हमने काट दिया, बांध दिया, तो वीर्य कैसे निकलेगा? वीर्य निकलेगा, लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहां से आगे का भाग नहीं काटा है। इससे पहले वाली ये जो नलिका थी ना, शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस, इसको काटा है। और ये वीर्य नहीं लेकर आती, ये शुक्राणु लेकर आती है। जरा मुझे बताएं, किसी का कुछ दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये चीज भी नहीं आई है समझ में? तो जरा जल्दी से मुझे बताएं। क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, रिपीट कर दो। वाह सर, नीचे करें, और नीचे, और नीचे। दोनों। यस शैलेंद्र, बिल्कुल सही है, सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। शैलेंद्र वेरी गुड बच्चा,
एक सेकंड ऊपर करना। वेरी गुड प्रज्ञा, बिल्कुल सही है। और किस, हरिओम वर्मा, किसको काटना चाहते हो भैया? दोनों काटा करते हैं क्या? दोनों काटने हैं भैया आपने? मुन्ना भाई तुम क्या चाहते हो भाई? सर मुझे पता सर, ऐप ना देखा नहीं कियो। क्या नहीं कियो भैया? चलो आगे चलते हैं, ऊपर करिएगा भाई। यस वेरी गुड नाजिया, वेरी गुड नाजिया बेटा। यस अर्चना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अर्चना ने पूछा सर आपने यहां पर काट दिया, शुक्राणु आगे नहीं जाएंगे, अब ये वृषण में क्या शुक्राणु नहीं बनेंगे? बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु बनकर यहां तक पहुंचेंगे। अब यहां पर आप बोलेंगे सर यहां पर जब पहुंच जाएंगे फिर क्या आएगा? शुक्राणुओं का, शुक्राणु खत्म हो जाएंगे। 3 दिन के लिए जिंदा रहते हैं, 3 दिन बाद मर जाते हैं। कोशिका मर रही है भाई, शुक्राणु क्या थी? एक कोशिका ही तो है। शुक्राणु बनेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, जब आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो वेट करेंगे और मर जाएंगे। फिर कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो मृत कोशिकाओं को क्या कर देती है? चबा जाती नहीं, सॉरी, जो मृत कोशिकाओं को खत्म कर देती हैं। जरा सोचिए, एक कोशिका जो मर गई है, अब उस मरी हुई कोशिका का क्या करें? उसका भक्षण करेंगे। तो भक्षण कौन करती है? मैक्रोफेज, वर्ड याद रखना। एक कोशिका जिसका नाम होता है मैक्रोफेज, वो भक्षण कर देती है किसका? मृत कोशिकाओं का। तो अर्चना ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि आपने इसको तो काट दिया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वृषण में शुक्राणु बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, वृषण में शुक्राणु बनेंगे, बस वो इस पथ से होते हुए नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपने रास्ता बंद कर दिया बेटा। सीधा सीधा क्या कर दिया आपने? रास्ता बंद कर दिया। हाँ, लिटिल बिट, नंबर 1 डॉक्टर, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने देखा है ऐसा कोई बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या? एक कोशिका ही तो है, एक कोशिका ही तो है। जरा सोचिए, आप जरा इतना सा दिमाग लगाओ, नंबर 1 डॉक्टर, जरा सोचो, क्या आपके अंदर कोशिकाएं हैं? आप बोलेंगे हाँ सर है, बिल्कुल है। क्या हमारी कोशिकाएं रोज मरती हैं या नहीं मरती होंगी? सोचो, क्या हमारे शरीर में कोशिकाएं मृत होती होंगी? जरा सोचिए, उन मृत कोशिका का क्या होता है? क्या उसका साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है आपके शरीर पर? नहीं ना। उसी तरीके से ये वृषण में शुक्राणु बनेंगे, निकलेंगे, जब नहीं पहुंच पाएंगे तो मर जाएंगे। कोशिका ही तो है। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा दिखाई देगा? क्या कोई बीमारी लग जाएगी क्या? ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा जी, ये सिंपल सी प्रक्रिया थी जिसका नाम क्या था? वेसेक्टोमी। सिमिलरली जल्दी से देखते हैं क्या ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में मात्र इतनी सी चीज याद रखनी है, जैसे वेसेक्टोमी में किसको काट के बांध दिया था? हाँ बस, सिंगल बॉय, बिल्कुल ये हुई ना बात। ये है बालक, कौन सा सिंगल बॉय? रास्ता रोक दिया है सर, खत्म। जयराम जी की क्या कर दिया हमने? रास्ता रोक दिया है शुक्राणु के जाने का। एक ही झटके में आंसर दे दिया भैया, मेरे समझाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। जे बात, क्या? रास्ता रोक दिया है। चलिए आइए बेटा, दूसरे थी क्या? ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में हमने क्या कर दिया बालक? इतनी सी चीज, अरे बालक इतना तो सोच लो, जब वीर्य निकलेगा उसमें शुक्राणु नहीं होगा तो वो निषेचन कर पाएगा क्या? अरे इसका इस्तेमाल करो भैया। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्थायी विधि पढ़ रहे हैं। मैं पगला जाऊंगा भैया किसी दिन। क्या पढ़ रहे हैं? स्थायी विधि पढ़ रहे हैं। स्थायी विधि का मतलब पूर्ण रूप से बंधे कर दिया। वो कभी जन्म नहीं दे पाएगा किसी बच्चे को, और तुम कह रहे हो कि सर वो क्या निषेचन कर पाएगा? अरे बाबा। आइए, दूसरी विधि है कौन सी? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किस में हो रही है भैया? ट्यूबेक्टोमी होती है किसमें? मादा में। एक में भी करा दोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, आप मान के चलिए एक नर है और एक मादा है। जरूरी नहीं है कि दोनों में ही कराएं। आपने मान लेते एक में करा दी, नर में करा दी। अब जरा सोचिए, नर में अगर वेसेक्टोमी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है मादा में तो शुक्राणु पहुंचेंगे ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है वो जन्म नहीं दे पाएंगे, वो जोड़ा बिल्कुल नहीं दे पाएगा। ठीक है, या आपने मादा में करा दी, आपने नर में नहीं कराई। दोनों में से अगर एक में भी करा दी तो भी काम बनेगा, दोनों करा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक करा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी मिनिमम दोनों में से एक को तो करानी पड़ेगी। या तो
नर में वेसेक्टोमी करानी पड़ेगी या मादा में ट्यूबेक्टोमी करानी, एक को तो करानी पड़ेगी भैया अगर स्थायी रूप से नियंत्रण करना है। ठीक है, तो बेटा जी ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन नलिका को, हाँ बिल्कुल सही है, चलिए ध्यान से सुनना, ट्यूबेक्टोमी में मादा में कहीं ना कहीं बेटा जी फैलोपियन नलिका जो होती है, उस फैलोपियन नलिका को हम सीधा सीधा क्या करते हैं, वही जैसे यहां पर वास डिफरेंस को यानी शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया था, यहां पर फैलोपियन नलिका को काटकर क्या कर देंगे, बांध देंगे। अब जरा सोचिए, फैलोपियन नलिका में कहीं ना कहीं अंडाणु था या नहीं था, अब जरा सोचिए, इस तरीके से गर्भाशय था, यहां पर ये फैलोपियन नलिका थी। अब जरा दिमाग लगाए, यहां पर अंडाणु बैठता है, कौन आते हैं, शुक्राणु आते हैं, आपने काट दिया। आपने किसको काट दिया, फैलोपियन नलिका को। दिमाग लगाए, शुक्राणु आएंगे, क्या पहुंच पाएंगे अंडाणु तक, क्या निषेचन हो पाएगा, नहीं होएगा, सिंपल। अब जरा सोचिए, जब निषेचन नहीं हो पाएगा, क्या वो गर्भ धारण कर पाएगी वो महिला, नहीं करेगी। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल, बालक, बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी। ये क्या थी भैया, हमारी ट्यूबेक्टोमी, जो किसमें होती है, मादा में। इसे भी नसबंदी बोलते हैं, लेकिन ये मादा नसबंदी है और ये नर नसबंदी है। दोनों प्रकार की नसबंदी जो होती है, ये कौन सी विधि होती है, हमारी स्थायी विधि। चलिए ये हमने, ये स्थायी विधि समझ में आ गई। चलिए अभी मैं डाउट्स लेता हूं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए बस। ये हमारी कौन सी विधि हो गई है बेटा जी, हमारी स्थायी विधि हो गई। क्लियर है, इनको अब बताने की जरूरत तो नहीं है, डन ना। अभी इनके डाउट्स में लेता हूं, ठीक है। ये हमारी हो गई स्थायी विधि। अब किसकी बात करेंगे, अस्थायी विधि। और ये अस्थायी विधि जो है, इसका आपने चार्ट बना लिया या नहीं बनाया, पूरा चार्ट बना लिया है। अब इस चार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक, फिर पढ़ेंगे रोधक, फिर पढ़ेंगे रासायनिक, फिर आयुडी, फिर हार्मोन के ये दोनों, और फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, हमारी सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी ये हमारे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, आज हमारा टाइम वेस्ट हुआ है भैया, देखिएगा ध्यान से सुनना, आज हमारा टाइम वेस्ट हुआ है भैया आप लोगों की वजह से, कल नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप लोग, मैंने बिना फालतू में आज टाइम वेस्ट कर दिया इन दोनों पे। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते इसको समझाने में, लेकिन हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया कर दिया। ऐसा ना किया करें। वेसेक्टोमी सीधा बोलता, शुक्र वाहिका को काट के बांध दिया है, क्या आएंगे, शुक्राणु नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, निषेचन नहीं होगा। फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया है, कहीं ना कहीं शुक्राणु नहीं आ पाएंगे, कहीं ना कहीं निषेचन नहीं हो पाएगा। बस इतनी सी बात बतानी थी। अब जरा सोचिए, इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। इतनी टाइम में हम यहाँ पर अस्थायी विधि की प्राकृतिक पढ़ सकते थे, रोधक भी पढ़ सकते थे, ये दोनों आज खत्म कर सकते थे। लेकिन आप में से कई हैं जिनको यही नहीं पता था कि शुक्र वाहिका क्या लेकर आ रही है, तो ये ऐसा ना किया करें। ठीक है, चलिए ऊपर दिखाइए, रिफ्रेश करिए एक बार इसको, ऊपर ऊपर। ठीक है बिल्कुल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है श्रुति। सर नसबंदी के बाद रजोधर्म होता है कि नहीं है? होता है भैया। रजोधर्म का मतलब ही क्या था? आप बोलेंगे सर रजोधर्म एक प्रक्रिया थी जिसमें हम तोड़ रहे थे। किसको तोड़ रहे थे? अंतःगर्भाशय भित्ति को। क्यों तोड़ रहे थे? क्योंकि ये जो अंडाणु जो था, इसको हमें क्या करना था? निकालना था। अब आप बोलेंगे सर अंडाणु तो यहां तक पहुंच ही नहीं रहा, निषेचन हो नहीं रहा। सोचो, निषेचन नहीं हो रहा, और निषेचन जब होता है तभी तो आर्तव चक्र बंद होते हैं ना। निषेचन नहीं हो रहा तो आर्तव चक्र तो चलते रहेंगे, बिल्कुल चलते रहेंगे। आर्तव चक्र, रजोधर्म चक्र चलता रहेगा, ये टूटता रहेगा। लेकिन जब रजोधर्म चक्र में जो आर्तव बाहर आएगा, जो स्त्राव बाहर आएगा, उसमें कौन नहीं होगा? सोचना, कौन? अनिषेचित अंडाणु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो आ ही नहीं पाया है। सोचिए, इसी को ही मैं अगर निकाल दूं, हाँ बोल देंगे इसी को निकाल देते, गर्भाशय को निकाल देते। हाँ निकाल देते। आप बोलेंगे क्यों निकाल देते? क्योंकि गर्भाशय के अंदर कैंसर हो जाता है, गर्भाशय के अंदर बहुत बड़ी गांठ बन जाती है। जैसे पर्सनली मैं एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे मेरी मदर है, जैसे एज जो हो जाती है लगभग 45 to 50 की एज जब हो जाती है, जब शरीर में कहीं ना कहीं आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं फीमेल में। सुनना, ध्यान से सुनना, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। किसमें? शरीर में परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि एकदम से हार्मोन का क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। कि पहले एक फीमेल में जब आर्तव चक्र चल रहे थे तो एक नियंत्रित मात्रा में क्या मिल रहे थे? हार्मोन मिल रहे थे। जैसे ही रजोनी वृत्ति हो गई है, जैसे ही कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रजोनी वृत्ति हो गई है, यानी मेनोपॉज हो गया है, तो कहीं ना कहीं हार्मोन के स्तर जो होगा उसमें गड़बड़ आ जाएगी, और गड़बड़ आ जाएगी तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर परिवर्तन होंगे। उन शारीरिक परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं क्या हो सकता है?
इस गर्भाशय में गांठ का निर्माण हो सकता है और वो गांठ कैंसर में बदल सकती है। इस परिस्थिति में क्या किया जाता है, पूरे के पूरे गर्भाशय को शरीर से निकाल दिया जाता है। अब जब गर्भाशय शरीर से निकल जाएगा तो जरा दिमाग लगाएं और सोचें, रजो धर्म चक्र में हम किसको तोड़ रहे थे, अंतः गर्भाशय भित्ति को। जब गर्भाशय ही नहीं रहा तो क्या रजो धर्म होएगा? नहीं होएगा। तो याद रखना, क्या जब गर्भधानी को निकाल दिया जाता है तो रजो धर्म नहीं होता। और एक और बिंदु मैं आपको बता देता हूं, जब गर्भधानी निकाल दी जाती है शरीर से तो इसको बोला जाता है, लिख लेना, जैसे आपको याद है आर्कीडेक्टोमी नाम की कोई चीज थी ना। अब जरा सोचिए, टॉमी टॉमी से कितने वर्ड आ गए हैं, दिमाग लगाएं, सोचिए, टॉमी टॉमी से कितने वर्ड आप लोग सोच चुके हैं। टॉमी 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 टॉमी, 4 वर्ड तो टॉमी टॉमी आ चुके हैं। कौन कौन से? वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, आर्कीडेक्टॉमी, एक और मैं आपको बताता हूं, हिस्टेरेक्टॉमी, HYSTEREC, हिस्टेरेक्टॉमी। ठीक है, एक और बताता हूं, मेस्टेक्टॉमी। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे टॉमी कुत्ते हैं, टॉमी किसका नाम होता है? कुत्ते का नाम होता है? ना 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 ना, यहां पर टॉमी कुत्ता नहीं है भैया। यहां पर देखिए, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, आर्कीडेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी और मेस्टेक्टॉमी, ये क्या है जरा सोचिए। क्या किया था वेसेक्टॉमी में? काट दिया था। पहले सुनना, इस चीज को सुनना, फिर मैं आंसर दूंगा। वेसेक्टॉमी में किसको काट दिया था जरा सोचिए? वास डिफरेंस को काट दिया था, शुक्रवाहिका को काट के बांध दिया था, यानी कोई चीज काट पीट रहे हैं। ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में किसको काटा पीटा था हमने? फैलोपियन नलिका को काटा पीटा था। आर्कीडेक्टॉमी में हमने शरीर से किसको काट कर निकाल दिया था? याद करिए, वृषण को निकाल दिया था। ये हम 3 पढ़ चुके हैं, ये तीनों मैंने आपको बताए हैं, ये 2 नहीं बताए हैं। अब याद रखना, हिस्टेरेक्टॉमी में वो जो उस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, याद रखना, जब गर्भाशय को शरीर से काटकर निकाल दिया जाएगा तो वो क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टॉमी। और जब क्यों निकाला था? क्योंकि गर्भाशय में कैंसर होने के चांसेस थे। ठीक है। और मेस्टेक्टॉमी जब होते हैं, कौन सी? मेस्टेक्टॉमी क्या होती है? तो याद रखना, जब स्तन कैंसर होता है, एक फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर होता है, तो उस टाइम पर स्तन ग्रंथियों को शरीर से निकाल दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेस्टेक्टॉमी। ऐसे बहुत सारे टॉमीज होते हैं, ये 5 टॉमी याद रख लेना भैया। ठीक है। हाँ जी, और बताएं।